अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का, मोहब्बतों का, दुआओं का। चाहे राज प्रोग्राम हो, रिव्यू टाइम हो, ऑफ कैमरा स्टोरी हो या रूहानियत से मुतल्लिक जो मैं प्रोग्राम जिसमें आपको सिखा रहा हूँ, उन सब के नीचे जो मैं फ़ीडबैक पढ़ता हूँ और मेरे व्हाट्सएप पे भी फीडबैक आता है, यकीन मानिए एक ऐसी फैमिली जो इतनी मोहब्बतें मुझे भेजती है। मैं वन बाई वन ना ही आपके राज के नीचे या जितने मैंने प्रोग्राम गिनवाए हैं उसके नीचे जो कमेंट्स आए होते हैं, मेरी ख्वाहिश होती है मैं एक एक कमेंट्स को लाइक करूं, लेकिन टाइम नहीं होता, इस वजह से मैं लाइक नहीं कर पाता। फीडबैक लेता रहता हूं, लड़के पढ़ते हैं, लेकिन यकीन मानिए मैं पढ़ता ज़रूर हूं, तेज़ी से जल्दी से पढ़ता रहता हूं, लेकिन आपका फ़ीडबैक सब मुझे मालूम होता है। इसलिए हर प्रोग्राम में मैं कोशिश करता हूं आपके फीडबैक का दिल से शुक्रिया अदा करूं। इसलिए तो कहता होता हूं लव यू सो मच। आज की जो स्टोरी है, मुझे एक वकील साहब हैं, उनकी तरफ से ये कहानी मौसूल हुई है। उन्होंने कहा मैं बहुत अरसे से तो आपका ये स्टोरी नहीं सुन रहा, मुझे किसने बताया, तो मैंने कहा यार मैं सुनूंगा, चलें देखूंगा कैसी है। लेकिन जब मैंने आपकी कहानी सुनी तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आपके सुनाने का स्टाइल बहुत अच्छा था, और उसके बाद मैंने आपकी स्टोरी सुननी शुरू कर दी। तो मैं आज आपको एक सच्ची कहानी भेजने जा रहा हूँ। आप नाम फर्जी रख लीजिए, लेकिन ये किरदार सच्चाई पे मबनी है, और मेरे पास बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको आगे और भी कहानियाँ सेंड करूँगा, क्योंकि हम वकील हैं, हमारे पास तो बहुत सारे वाक़यात होते हैं। जब कोई हमारे साथ कैदी या मुजरिम बैठा होता है तो वो अपनी स्टोरी ज़रूर हमें उस तरह सुनाता है जैसे उसके दिल के अंदर एक बोझ सा हो, एक गुबार सा हो, और इस स्टोरी को सुनाने के बाद उसका दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। उन्होंने कहा दोनों जो किरदार हैं इनके नाम आप फर्जी बेशक रख लीजिएगा, और एक का नाम आप बशीर रख लें और दूसरे का नाम उसका उस्ताद जी रख लें। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने लॉयर साहब से कहा क्या मैं आपका नाम प्रोग्राम में बोल दूं? उन्होंने कहा नहीं, आप मेरा नाम भी रहने दें, उसकी रीज़न होती है कुछ हमारी। बहरहाल मैं आपको स्टोरीज़ भेजता रहूँगा। तो ये कहानी उन वकील साहब के नाम जिन्होंने मुझे भेजी है। बशीर एक ऐसा नौजवान था जिसकी उम्र तो हो चुकी थी कि वो अब कमाए, लेकिन कोशिश करने के बावजूद, भाग दौड़ करने के बावजूद ना ही कोई उसको नौकरी मिल सकी और ना ही वो कोई किसी जगह पे काम कर सका। तालीम भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। शुरू में तो ख्वाहिश थी जिस तरह हर नौजवान की होती है कि मैं जॉब करूंगा, बाबू बनूंगा, अफसर बनूंगा, लेकिन जब तमाम इस तरह की कोशिशें नाकाम हो गई तो उसके बाद उसने कोशिश की कि कहीं पे उसको काम मिल जाए। किसी तरह का भी वो काम करने को तैयार था, लेकिन कोई भी ऐसा काम ना मिल सका जहाँ पे वो साफ़ सुथरे कपड़े भी पहन सके और अपने मोहल्ले में उसको बताते हुए शर्म भी ना आए कि वो क्या जॉब करता है या क्या काम करता है। जब सारी उम्मीदें दम तोड़ जाती हैं तो इंसान नेगेटिव हो जाता है और ऐसा कुछ दिमाग में चलने लगता है, ऐसा कुछ वो सोचने लगता है जो सब और सब का सब मनफी होता है, नेगेटिव होता है, बुरा होता है। घर वाले भी उसको अब इतने ताने मारने शुरू हो गए थे कि कुछ कर, तो सिर्फ रोटियां तोड़ता रहता है, ये है वो है। इतना उसका जीना हराम हो गया कि कभी कभी वो सोचता मैं जाके खुदकुशी कर लूं। लेकिन फिर कहीं एक उम्मीद की किरण उसके अंदर जागती और वो सोचता एक दिन ज़रूर आएगा जब मैं भी बड़ा इंसान बनूंगा, मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास बड़ी सी गाड़ी होगी, मेरे पास बंगला होगा, खूबसूरत बीवी होगी। और ये एक ख्वाब था जो मुसलसल वो देखता रहता था। लेकिन अब तो ख्वाब तो कहीं दूर रह गया था, सिवाय ताने थे जो अब गली के लड़के जो आवारा से थे उसको इशारे करते और उसको कहते इधर आ जा यार, हमारे साथ बैठ। यहाँ तक कि उन लड़कों ने उसको सिगरेट पे भी लगा दिया, वो वहाँ बैठ के उनके साथ सिगरेट भी पीता। माँ बाप उससे पहले ही तंग थे, दोस्त यार को इसके जो थे वो उसको छोड़ चुके थे। वो उसको मशवरे देते, लेकिन वो किसी के मशवरे को मानने को तैयार नहीं था। दोस्त असल में वो मशवरा देते थे कि क्या हुआ, जब तक कोई जॉब नहीं मिलती, कोई काम नहीं मिलता, ये वाला काम कर लो, वेटर बन जाओ छोटे से होटल पे, किसी दुकान पे खड़े हो जाओ हेल्पर के तौर पे, और इस तरह के उसको मशवरे देते, और ये उसको कबूल नहीं था। वहीं एक दिन बैठे हुए सिगरेटें पीते हुए एक दोस्त ने कहा यार तुझे मैं आज एक मशवरा दूं? उसने कहा हाँ बोल।
उसने कहा यार हमारे पास तो खर्चा है, तेरे पास तो खर्चा शर्चा भी देखा हमने, नहीं होता, तू एक काम क्यों नहीं करता? उसने कहा हाँ बोल, मैं तो काम करने को तैयार हूँ। उसने कहा हमने तेरे ख्वाब सुने हैं, तेरे बड़े बड़े ख्वाब हैं, तेरी जो सोच है वो बहुत बड़ी है, लेकिन मेरे एक जानने वाले हैं, वो पीर साहब हैं, वो एक अमल करने जा रहे हैं, बड़ा ही ख़तरनाक अमल है, लेकिन उस अमल से बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। ज़मीन के अंदर जो दबे हुए ख़जाने हैं वो ख़जाने मिल सकते हैं। अगर तू चाहे तो मैं तुझे पीर साहब के पास भेज सकता हूँ। वो हैरान हुआ कि यार अगर ख़जाने मिल सकते हैं और पीर साहब को इतनी पहुँची हुई हस्तियाँ, तो तू क्यों नहीं गया, मुझे क्यों भेज रहा है? उसने कहा इसलिए कि यार वो बहुत ख़तरनाक रास्ता है, ख़जाने तो मिलते हैं लेकिन ऐसा ख़तरनाक रास्ता है कि उसके लिए दिल गुर्दे का काम है जो मैं नहीं कर सकता। तू अगर चाहता है तो मैं तुझे मिलवा सकता हूं, लेकिन तुझे पहले ये अभी से सोचना पड़ेगा, वो तुझे जो भी कहेंगे तो मुझे करना पड़ेगा। तू वैसे भी अंदर बैठ के हमारे साथ बातों बातों में कहता है यार दिल चाहता है खुदकुशी कर लें, तो मरने से बेहतर है ज़िंदगी का जुआ खेल, ज़िंदगी का रिस्क ले, कुछ करके दिखा। वैसे भी तो तूने मरना ही है ना, तो खुद हमें कहता है मैं अपने आप को मार दूंगा, अपने आप को मार दूंगा, तो बेहतर है कुछ ऐसा काम कर जो अगर तुझसे हो गया तो अमीर कबीर बन जाएगा, ना हो सका तो तेरी किस्मत। वो कहता अच्छा देखूंगा और बात को टाल जाता। 2-3 दफ़ा जब ये बात हुई तो रात को एक ऐसी रात आई कि वो कहता है छत के ऊपर, गर्मियों के दिन थे, चारपाई थी मेरी और मैं अकेला वहाँ पे लेटा ये सोच रहा था कि यार वो रोज़ मुझे कहता है, आज फिर उसके ऊपर एक दौरा सा पड़ा था, फिर वही बुरे ख्यालात का, आज फिर उसका दिल उदास था, आज फिर वो बुरा बुरा सोच रहा था, अपनी ज़िंदगी से आवाज़ार हुआ पड़ा हुआ था। छत के ऊपर लेटा हुआ, एक बाजू उसने सर के नीचे रखी हुई थी और ऊपर काले आसमान, अंधेरे इसके फैले आसमान की तरफ देखते हुए, तारों को देखते हुए सोच रहा था यार मैं क्यों इतना बुज़दिल हूं कि अपने आप को मार दूंगा अगर अपने आप को, तो मैं भी इस आसमान से उड़ता हुआ कहीं और चला जाऊंगा। शायद जो वो अगली ज़िंदगी हो वो मेरे लिए आसान हो। ये तो बहुत मुश्किल हो गई है, माँ के ताने, बाप के ताने, रिश्तेदारों के ताने। मेरी उम्र में तो लोगों की शादियां हो जाती हैं, मेरी शादी तो दूर की बात है, मैं तो कमाने जोगा नहीं हूँ, मेरे पास खर्चे के पैसे नहीं होते, दोस्त मुझे सिगरेट पिला देते हैं। वहीं फ़ैसला करते करते उस दोस्त की भी बातें याद आ गई, यार वो मुझे कहता है तो मैं क्यों ना वो फ़ैसला कर लूँ। और उसी रात उसने फ़ैसला कर लिया, ज़िंदगी से तो मैं वैसे ही आवाज़ार सा हो गया हूँ, तो मुझे ये रिस्क लेना चाहिए। अगर मुश्किल काम है तो क्या हुआ, मैं नौजवान हूँ, हटा कटा हूँ, सेहतमंद हूँ, बाजू मजबूत है, मैं बॉडी बिल्डर टाइप हूँ। वो कभी जिम नहीं गया था लेकिन भागता दौड़ता और इस तरह का करता था कि उसका जिस्म कसरती जिस्म था, एक मजबूत जिस्म का मालिक था। उसने कहा मेरे अंदर बहुत सी सलाहियतें हैं, सिर्फ नहीं है तो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं शक्ल सूरत का भी अच्छा हूँ, तो मुझे ये रिस्क लेना चाहिए, मुझे ज़िंदगी का ये हार या जीत का फ़ैसला करना चाहिए। और उसी रात जब उसको नींद आई सुबह के करीब जाके, तो जब उसकी आंख खुली तो उसकी माँ उसी तरीके उसको ताने मार के जगा रही थी जो एक रूटीन बन चुकी थी। लेकिन आज माँ के ताने सुनते वो अंदर से हंस रहा था। रोज़ उसको गुस्सा आता, मुंह बनाता, माँ को जवाब देता, बहुत बुरा भला सोचता, आज वो हंस रहा था। माँ जो कहना है कह ले, अब मेरे हालात बदलने वाले हैं, ये रात जो गुजरी है मैं फ़ैसला कर चुका हूँ। बहुत जल्द वो अपने आप से बात कर रहा था, दिल ही दिल में बात कर रहा था, ऊपर ही ऊपर मुस्कुरा रहा था कि माँ कह ले जो तूने कहना है, बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, तू देखी तेरे बेटे के बाद बहुत बड़ी गाड़ी होगी, बहुत बड़ा घर होगा, वो सब आसाइशें होंगी जिसके मैंने ख्वाब देखे हैं। आज वो फैसला कर चुका था, चाहे जितना भी खतरनाक रास्ता है मैंने ये करके दिखाना है और करना है। वो अपने दोस्त के बाद पहुंचा, उसी तरह महफिल जमी और दोस्त को कहा यार मुझे जो तूने कहा था वो मंजूर है, मुझे पीर साहब के पास ले चलो। दोस्त ने मुस्कुरा के कहा सोच के कह रहा है या वैसे ही कह रहा है, क्योंकि मैंने तुझे पहले कहा था फिर तेरे लिए मुड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये राज की बातें होती हैं। अगर मैं तुझे ले जाता हूं तो तुझे हल्फ देना पड़ेगा, मुझे भी और पीर साहब को भी, कि अगर उन्होंने तुझे अपने साथ बिठा लिया, काम में लगा लिया, तू उनका गुरु तू उनका शागिर्द बन गया, मुरीद बन गया, फिर तेरे पास वापसी का रास्ता नहीं होगा। आज ही फैसला कर ले, या अभी से इस ख्याल को दिमाग से निकाल दे, या फिर आज इसी लम्हे अभी अभी मुझे फैसला करके बता, फिर मुड़ने का रास्ता नहीं होगा। चाहे जितना भी ख़तरनाक रास्ता हो, तुझे आगे बढ़ना पड़ेगा।
तो उसने पूछा क्या मतलब है, ख़तरनाक रास्ते से क्या मुराद है? उसने कहा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ, तुझे जो भी कहेंगे वो सब कुछ करना पड़ेगा। तो उसने हंस के कहा क्या मुझे अपनी जान लेनी होगी? उसने कहा नहीं, तुझे अपनी जान नहीं लेनी होगी, हो सकता है किसी और की जान लेनी पड़े। तो वो डर सा गया, कभी उसने जुर्म का सोचा नहीं था। तो वो कहने का यार ये तो बहुत मुश्किल है। तो उसने कहा लौट जा, या फिर आज रात सोच ले, मुझे कल जवाब दे दी। वो तो खुश होके आया था, फैसला करके आया था, लेकिन ये सोच के किसी और को भी मारना पड़ेगा, वो परेशान सा हो गया। वहीं बैठा रहा, उनके साथ गपशप करता रहा, लेकिन असल में वो खोया हुआ था। फैसला कर रहा था कि आज उठने से पहले इसको बता के जाऊं मैंने क्या करना है। और जब उठने लगे तो उसने उसको कहा मैंने सोच लिया है, अगर अपने आप को मारना है तो बेहतर है कि मैं कुछ पा क्यों ना लूं, मुझे जो भी करना पड़ा मुझे मंजूर है, मैं करने को तैयार हूं। तो उसने कहा ठीक है, कल इतने बजे पहुंच जाना, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। अगले दिन वो पहुंचा तो वो शायद पहले ही बात कर चुका था। उसने कहा मेरी सारी बात हो गई है, तू मुझे पहले हल्फ दे। उसने उससे हल्फ लिया और इस तरह की कस्में वादे जो भी था उसने उसके साथ किया, और उसने हर चीज़ मानने से कबूल कर ली, तैयार हो गया। और जब वो पीर साहब के पास लेके गया तो वहाँ आस्थाने पे जब पहुँचे तो वो एक कमरा सा था, पीछे एक दरबार था, आगे दरबार था और दरबार के पीछे एक कमरा सा था। जब उसने उसका दरवाज़ा नॉक किया, एक ग्रीन कलर का लंबा सा चूगा जो पाँव तक होता है पहने हुए एक शख्स नमूदार हुआ, और उसने उसको सलाम करके कहा ये हैं बशीर, इनका नाम है, जिनका मैंने कहा था मैं उनको लेके आ गया हूँ, पीर साहब को बता दो। उसने कहा यहीं पे रुकें, मैं आपको बताता हूँ। वो अंदर गया, थोड़ी देर के बाद वापस आया, उसने कहा आप दोनों अंदर आ जाएं, पीर साहब आपको बुला रहे हैं। जब वो अंदर दाखिल हुए तो एक अजीब सा समा था, लगता था कि ये जो कमरा है ये पीर साहब का बेडरूम है, सोने का कमरा है। यहाँ पे ना सिर्फ वो सोते हैं बल्कि हालात, माहौल और चीज़ों को देख के लग रहा था जैसे वो यहाँ पे जादू टोना, अमलियात, चिल्ला यहीं पे ही करते हैं। वो मुंह ही मुंह में बैठे कुछ पढ़ रहे थे, आंखें खुली हुई थी, दोनों को हाथ से इशारे से बैठने के लिए कहा, दोनों वहीं पे बैठ गए। तो पीर साहब ने उसी लड़के की तरफ देख के कहा तुमने इसको हर बात, पहले वो कुछ देर पढ़ते रहिए, चुप करके दोनों बैठे रहे। उसके बाद पीर साहब ने मुखातब होकर कहा तुमने इसको हर बात बता दी है? उन्होंने कहा जी, जैसे ही आपने कहा था मैंने हर बात एज इट इज़ इसको समझा दी है, और इसने मुझे हल्फ भी दे दिए हैं। तमाम चीज़ें जिस तरह आपने कही थी वो उसी तरीके सारे मैंने हल्फ ले लिए हैं, ये राज़ी है, अब ये आपके हवाले, आप इससे हल्फ ले सकते हैं। पीर साहब ने कहा ठीक है, तुम जा सकते हो। वो जो लड़का दोस्त साथ आया था वो, और वो जो चूगा पहन के कमरे में मौजूद था, उसको भी पीर साहब ने इशारा किया, वो दोनों सलाम करके वहाँ से चलते बने। अब कमरे में पीर साहब और बशीर बैठे थे। पीर साहब सामने चौकड़ी मार के बैठे थे। पीर साहब ने वही बातें रिपीट की जो उस लड़के ने की थी। वो चुप करके सुनता रहा, और जब पीर साहब ने पूछा अब बताओ ये तमाम बातें जो उसने तुम्हें कही हैं वही मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या ये तब है सब मंजूर है? उसने कहा जी मंजूर है। उसने कहा तो क्या तुम्हें, उसने बताया कि अगर तुम्हें किसी की जान भी लेनी पड़ी क्या तो ले लोगे? क्योंकि वो इस पे पहले ही सोच चुका था। तो उसने कहा हाँ जी मैं ले लूँगा। तो पीर साहब मुस्कराए और कहा चिड़िया जितना तो तुम्हारा दिल लगता है, किसी की जान कैसे लोगे? अभी मैं एक बंदा बुलाता हूँ, क्या मेरे सामने उसकी जान लेके दिखा सकते हो? तो एकदम से हड़बड़ा गया कि इतना जल्दी ये कैसे हो सकता है। तो उसने पीर साहब की तरफ चौंक के देखा, और पीर साहब ने उसके चेहरे पे वो खौफ पढ़ लिया, घबराहट वो पढ़ ली कि जैसे उसके लिए खौफनाक सी बात हो। तो पीर साहब ने एक बंदे को आवाज़ दी और वो बंदा अंदर दाखिल हुआ, वही जिसने चूगा सा पहना हुआ था। पीर साहब ने उसको कहा जाओ फलां बंदे को बुला कर लाओ और छुरी भी लेकर आओ। जब उस बंदे को बुला कर लाए और साथ में छुरी भी लेके आए तो पीर साहब ने उसको इशारा किया लेट जाओ। वो जो शख्स आया था वो लेट गया। छुरी बशीर के हाथ में दे दी गई और पीर साहब ने कहा अगर तुम तैयार हो, सब कुछ करने को तैयार हो तो तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। और ये सच है, ज़मीन के अंदर जो ख़जाने दफन हैं, ये उस वक्त बातें हुई थी जब अभी वो बुला के नहीं लाया था। दोनों अकेले बैठे हुए थे कि ज़मीन के अंदर जितने भी ख़जाने दफन हैं उनमें से बहुत सारे ख़जाने मेरे हाथ लग जाएंगे और उसमें से तुम्हारा भी हिस्सा होगा, लेकिन तुम्हें हिस्सा उस सूरत में मिलेगा जब तुम अपने आप को इस काबिल, मेरी नज़रों में काबिल
बनाओगे कि मैं यकीन कर लूँ हाँ ये तुम काम कर सकते हो, फिर मैं तुम्हें अपनी शागिर्दी में भी ले लूँगा, और फिर ना सिर्फ तुम मेरे साथ बैठ के तुम भी वजीफ़ा करोगे, बल्कि जब मैं ख़जाना पालूँगा तो उसमें का एक बड़ा हिस्सा मैं तुम्हें दूँगा। तुम्हें वो तमाम ख्वाहिशात जो तुम गाड़ी, बंगला, घर, बीवी का सोच के बैठे हो, सब मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें किसी को मारना होगा। क्या मेरे सामने ऐसा करके दिखा सकते हो कि हाँ तुम किसी को मार सकते हो? वो घबरा गया, इस बात पे परेशान हो गया। तो पीर साहब ने उसी लम्हे किसी को आवाज़ दी और कहा बंदा और छुरी लेके आओ। बंदा भी आ गया और उसको पीर साहब ने इशारा किया लेट जाओ। और वो जब लेट गया तो पीर साहब ने छुरी उसके हाथ में, वो ग्रीन कपड़े चुगा पहने हुए था, वो छुरी उसने बशीर के हाथ में दे दी। पीर साहब ने कहा मैं पढ़ने लगा हूँ और जैसे ही मेरी पढ़ाई ख़त्म हो तुमने ये छुरी उठा के इसके गर्दन पे रखनी है और उसके बाद इसकी गर्दन को काट देना है। उसके हाथ कांप रहे थे, वो बहुत खौफजदा था, बहुत घबराया हुआ था, और पीर साहब मुसलसल उसकी एक एक बात को देख रहे थे। लकड़ी की जो बनी हुई छुरी उसके हाथ में थी, आगे वो लोहे की थी। वो कितनी तेज धार थी उसको इस बात का मालूम नहीं था, सिवाय उसके कि एक हाथ में पकड़ी हुई छुरी थी जो वो मुसलसल कांपते हाथों के साथ उसने पकड़ी हुई थी। पीर साहब पढ़ते रहे जिस तरह उसको समझाया था, और इतना अचानक, इतना जल्दी सब कुछ हो रहा था कि समझ उसको भी नहीं आ रहा था। पढ़ते पीर साहब ने उसी तरह के इशारा किया कि उसकी गर्दन पे रखो। तो उसके कांपते हुए हाथ, जो वो इतनी देर शायद बैठा फैसला कर रहा था कि ज़िंदगी की वो घड़ी, वो लम्हा आ पहुंचा है जब मैंने फैसला करना है क्या आया मुझे अमीर बनना है या आज यहाँ से चुप करके वापस चले जाना है उस घर के लिए, उन दोस्तों के लिए, उन रिश्तेदारों के लिए जो हर वक्त उसको ताने मारते हैं एक नाकाम शख्स होने के। ये ऐसी फैसले की घड़ी थी कि उसने नाकाम होना है या आज ज़िंदगी के ख़जानों को, ज़िंदगी की अयाशियों को, अपने ख्वाबों को पा लेना है। और जितनी देर में उस बंदे को बुला के वो लाया और उसके बाद वो ज़मीन पे लेटा और उसके हाथ में छुरी दी गई, तब तक वो कुछ ना कुछ फैसला कर चुका था। लेकिन जब पीर साहब ने कहा अब मैं कहूँगा और तुमने करना है, ये था आखिरी पल। लेकिन ये बहुत खौफनाक अमल था। किसी को मारना, काटना, गर्दन और धड़ को अलग कर देना, ये बहुत खौफनाक था। ख्वाब, ख्वाहिशात सब कुछ अपनी जगह पे थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इसलिए उसका हाथ मुसलसल कांप रहा था। पीर साहब मुसलसल उसको देख रहा था और वो जो बुला के लाया था उसके पीछे खड़ा था। जो शख्स आके लेटा था उसने आंखें बंद कर ली थी। सफ़ेद कलर का शलवार कमीज़ उसने पहना हुआ था। सर पे एक कोई कैप थी, कैप के ऊपर कोई पगड़ी नुमा उसने लपेटा हुआ था। और ये जो उसकी गर्दन थी, इस गर्दन के ऊपर भी कुछ उसने कपड़ा नुमा कोई लपेटा हुआ था। पीर साहब पढ़ते रहे और जब उसको यूं इशारा किया कि गर्दन की तरफ छुरी ले जाओ, तो उसके कांपते हाथ कांपते आखिरकार उसकी गर्दन तक पहुंच ही गए। और जब उसकी गर्दन तक हाथ पहुंच गए तो अब वो लम्हा था जब पीर साहब ने पढ़ने के दौरान फिर उसको इशारा करना था इस तरह कि अब चला दो। इसका मतलब था अलग कर दो गर्दन को। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज थी, उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, उसको पसीने से आ रहे थे। मौसम बहुत अच्छा था कमरे का, लेकिन वो इतना घबराया हुआ था, इतने उसको पसीने आ रहे थे, इतना उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी जैसे उसको लगता था उसका दिल बाहर निकल आएगा। अपने कानों के अंदर अपने दिल की धड़कन को धक 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 वो सुन सकता था। वो अभी तक इसको बैठा ख्वाब समझ रहा था। नहीं, मैं ख्वाब देख रहा हूँ, मैं सोया हुआ हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे हाथ में छुरी है, किसी की गर्दन पे है और मुझे इशारा मिलेगा इस तरह का और मैंने इसको चलाना शुरू कर देना है, इसी कमरे के में इसको काट देना है। ऐसा मुश्किल था। लेकिन पीर साहब ने एक बात नोट कर ली थी कि वो फैसले की इस घड़ी में वो सोचते हुए, घबराते हुए, परेशान होते हुए, इसके बावजूद वो सब कुछ करने जा रहा है। और जब वो छुरी वहाँ पे रख चुका और पीर साहब पढ़ रहे थे, तो पीर साहब ने पीछे खड़े हुए उस शख्स की तरफ देखा जैसे उसको कोई इशारा किया हो। और पढ़ते पढ़ते जब पीर साहब ने अपना हाथ यूं उठाया, यूं हिलाने के लिए, तो उसी लम्हे बशीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और दूसरा हाथ भी इस तरह छुरी के साथ पकड़ लिया, जैसे वो तैयार हो गया था कि इसको काटने के लिए।
और पीर साहब इस बात पे परेशान हो गए कि मैंने अभी इशारा नहीं किया, उसने आंखें खौफ की वजह से बंद कर ली, लेकिन अब उसके चेहरे पे खौफ की जगह पे गुस्सा आ गया था। नाउमीदी जिसके चेहरे पे थी, खौफ था, अब वहाँ पे कोई फैसला हो चुका था। और पीर साहब ने आराम से जान के ऐसे हाथ उठाया था और उसकी आंखों की तरफ, उसके चेहरे की तरफ देख रहे थे कि जैसे इशारा करूँगा ये हिलाएगा। हाथ उठाया ही था कि उसी लम्हे उसने अपना दूसरा हाथ भी छुरी को मजबूती से इस तरह पकड़ा और आंखें बंद कर ली, जैसे मैं अब चला दूं इसको। तो पीर साहब ने रुक को उसको पूछा, तैयार हो? क्योंकि वो आंखें बंद कर चुका था। उसने कहा जी। उसने कहा 1 2 3 में जैसे करूंगा तुम चला देना इसको। उन्होंने कहा ठीक है। जिस अंदाज में वो जवाब दे रहा था और जिस तरह उसने मजबूती से छुरी को पकड़ा हुआ था, लग रहा था कि ये इंतजार जैसे ही खत्म होगा, 3 होगा, ये जोर से चला देगा। आंखें बंद रखना। उसकी आंखें बंद थी और जैसे ही पीर साहब ने कहा 1 2, तो उसके हाथ और इतनी सख्ती से हो गए। अब वो बेचैन था कि उसके ऊपर मैं चला ही दूं। जैसे लफ्ज़ 3 हुआ, जो पीछे शख्स जिसको पीर साहब ने इशारा किया था, उसने फौरी तौर पे उसके हाथ ऊपर उठा लिए। और जैसे ही उसके हाथ ऊपर उठाए गए, वो इतनी तेज़ी से हाथ यूँ चलना शुरू हो गए थे कि वो 3 से पहले ही उसके हाथ को ऊपर उठा चुका था, वरना उससे पहले वो चला देता। पीर साहब ने कहा ओके, रुक जाओ। उसकी हालत ये थी, वो जनूनी अंदाज में इस तरह चला रहा था। नीचे वाले को भी पीर साहब ने इशारा किया, वो भी चला गया। अब उस कमरे में बशीर और पीर साहब बचे थे। पीर साहब ने कहा तुम अपने इम्तिहान में पास हुए। वो जो शख्स नीचे लेटा हुआ था, ये सिर्फ तुम्हें आजमाने के लिए था। उसने गले पे पहना हुआ था, तुम चलाते भी तो उसको कुछ भी ना होता। और छुरी धार वाली भी नहीं थी, तेज़ भी नहीं थी, एक काटती भी ना, उसके गले को खराश तक भी ना आती। लेकिन तुम्हारा इम्तिहान हुआ, खुशी इस बात की है तुम इम्तिहान में पास हुए। तुम, इसका मतलब है सब काम कर सकते हो। ये तुम्हें आजमाने के लिए किया गया था, ये मैंने ड्रामा रचाया था, लेकिन तुम्हें मैंने पास किया। आज के बाद मैं तुम्हें अपनी शागिर्दी में लेता हूँ। आज से तुम मुझे उस्ताद जी कहोगे। और उसके बाद उस उस्ताद ने उसे जितने भी हल्फ थे, वादे थे, कस्में थीं, वो सारी लीं और उसके बाद वो उसकी उस्ताद की शागिर्दी में आ गया। अब वो उस्ताद जी के पास जाता, वहाँ पे मुरीदैन आते, मुरीद आते। उस्ताद पीर साहब उसके लिए उस्ताद जी थे, लोगों के लिए पीर साहब थे। लोगों को तावीज़ देते, जिनात निकालते, बहुत सी चीज़ें करते। वो अपनी आंखों से बैठ के देखता, लेकिन वो सीखना नहीं चाहता था, ये कुछ भी नहीं करना चाहता था। वो ना ही पीर बनना चाहता था, ना जादू टोना का तोड़ करना चाहता था। उसका मिशन कुछ और था, अमीर होना। इसलिए वो देखता रहता। उसको जैसे जैसे पीर साहब करते, वो मदद भी करते थे। पीर साहब पकड़ाने के लिए कोई चीज़ कहते, अल्हम्दुलिल्लाह, वो इशारा करते, वो चीज़ पकड़ा देता। पीर साहब वो कोई चीज़ मंगवाते, वो दे देता। इसी तरह वो हेल्प करता रहता, लेकिन फर्मा बरदार होके। और जब वो घर की तरफ लौटने लगता, तो पीर साहब उसको घर जाने से पहले पैसे पकड़ा देते। ये एक ऐसा काम शुरू हो गया था जिससे वो बहुत खुश था। जब पहली दफ़ा उसके हाथ में पैसे रखे गए, तो जाते हुए उसने बाकायदा तौर पर कुछ फल फ्रूट ख़रीदे और घर लेके पहुंचा। और जब माँ के हाथ में पकड़ाए तो माँ हैरान रह गई और कहा ये कहाँ से आए हैं, कहीं चोरी करके तो नहीं लाया? उसने कहा माँ, तेरे बेटे ने काम शुरू कर दिया है, कुछ दिनों की बात है, देख लेना तेरा बेटा अब उस जगह पे पहुंचेगा कि तुम सब भी हैरान रह जाओगे। माँ ने कहा लगता तो नहीं है, चल मान लेते हैं। और उसके बाद वो सुबह जाता, जल्दी उठ जाता और रात को वापस आता। यहाँ तक कि बाज़-औक़ात नाश्ता भी ना करता और भाग जाता, और दिन का खाना नाश्ता भी वहीं पे खाता। और अक्सर कहता मैं रात का खाना भी खा के आया हूँ। उसका सारा दिन वहीं पे गुजरता, सुबह दोपहर शाम वो वहीं पे होता, और रात को कुछ पैसे भी साथ लेके आता। यहाँ तक कि पीर साहब ने पैसे भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने शुरू कर दिए थे। कुछ दिनों के बाद पीर साहब ने उसको कहा, पहला काम मैं जो तुम्हारे ज़िम्मे लगा रहा हूँ वो ये है, कल रात, कल तुम बेशक आस्थाने पे ना आना, तुमने कल शाम तक, इस टाइम तक ताज़ा खून का बंदोबस्त करना है। ये मैं तुम्हें बर्तन दे रहा हूँ, इसके अंदर ताज़ा खून जमा करना है और उस ढक्कन को बंद करके मेरे पास ले आना है। और पीर साहब मसरूफ़ हो गए अपने काम में, जैसे वो कुछ सुनना ना चाह रहे हो या मज़ीद बताना ना चाह रहे हो, कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, क्या करना है। पीर साहब कुछ सुनने के मूड में नहीं थे। उसने बर्तन पकड़ा और रात को चला गया। सुबह जब वो उठा तो परेशान हुआ कि आज आस्थाने पे नहीं जाना, लेकिन आज मैंने खून का बंदोबस्त करना है। मैं कहाँ से खून का बंदोबस्त करूँ, वो भी ताज़ा खून का बंदोबस्त। बस वो सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा। वहीं पे उसके दिमाग में ख्याल आया, जहाँ पे जानवर
मतलब जो शॉप्स पे यहाँ पे बहुत सारे ज़िबा खाना बने होते हैं शहरों के अंदर, लेकिन कुछ जगहों पे आज भी, बड़े शहरों में भी, लाहौर में भी कुछ जगह ऐसी हैं जो छोटे छोटे मोहल्ले हैं, छोटे छोटे इलाके हैं, वहीं पे ही जो इसकी शॉप है, शॉप के सामने ही उन्होंने गड्ढा खोदा होता है, उसके सामने ही वो जानवर को ज़िबा करते हैं बेचने, उसका खून गोश्त बेचने के लिए। और लोगों के सामने इसलिए वहाँ पे ही ज़िबा किया जाता है ताकि लोग देख सकें सेहतमंद जानवर है, बीमार नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छा जानवर था, आपके सामने बंधा हुआ था और यहीं पे कुर्बान किया गया और ये उसका गोश्त है, तो उसका गोश्त जल्दी बिक जाता है। कानूनन ये जुर्म है, जगहों वहाँ ऐसी जगहों पे इजाज़त नहीं होती इस तरह जानवर को ज़िबा करने की, लेकिन लोग फिर भी करते हैं। जो मैंने भी कुछ जगहों पे ऐसा देखा है, तो मैंने पूछा कि ये जानवर क्यों बंधा हुआ है, मैंने कहा जी यहीं ये बेचते हैं और यहीं पे ज़िबा करेंगे और यहीं पे इसका गोश्त बेचेंगे। तो लोग जाते आते देखते हैं ये जानवर आया तो फ़ौरी इसका गोश्त बिक जाता है। तो वो भी एक ऐसी जगह पे पहुंचा, ढूंढता ढूंढता ढूंढता, पैसे तो अब उसके पास आ चुके थे, पीर साहब उसका मुआवजा भी बढ़ा चुके थे, तो इतने उसके पास अच्छे खासे पैसे थे, एक जगह पे पहुंच गया और उस शख्स से कहा कि ये जो जानवर है आपने ज़िबा करना है। उन्होंने कहा हाँ, तुम्हें क्या गोश्त चाहिए? उसने कहा गोश्त नहीं, मुझे इसका खून चाहिए। तो वो बंदा एकदम से परेशान हो गया, कहता है बाबू क्या कह रहे हो, खून चाहिए, किस लिए काम चाहिए? उसने कहा एक ज़मीन है हमारी, वहाँ पे हमें किसी पीर साहब ने बताया है, वहाँ पे जादू किया गया है, वहाँ पे ये खून फेंकना है तो हमारा जादू का तोड़ टूटेगा, हम गरीब लोग हैं, हम मिस्कीन ने। इस तरह की कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी कि वो बंदा समझ गया, कहता है यार ये मैंने कभी आज तक ऐसे किया नहीं। उसने कहा भाई मैं तुम्हें इसके पैसे भी दे दूँगा, मैं तुमसे क्या मांग रहा हूँ, बस यही है जैसे ही ये तुम इसको ज़िबा करोगे, नीचे बाल्टी में इस तरह की रख दूँगा कि इसके अंदर भी धारें कुछ चली जाएँ। उसने कहा ठीक है। और जब ऐसे हुआ, उसको ज़िबा किया गया तो उसका बर्तन उसके नीचे इस तरह का उसने फैला के रखा, उसकी गर्दन के नीचे ही, जिस तरह परात सी होती है, थाल सा होता है बड़ा, इस तरह रखा गया कि जब खून था उसके अंदर गया और जब उसने वो खून अपने उसी पीर साहब के दिए हुए बर्तन में डाला तो उसको कुछ पैसे दिए और वहाँ से रवाना हो गया। पीर साहब के पास पहुँचा और पीर साहब ने खून को देखते कहा बिल्कुल ठीक है, ये एक ताज़ा खून है, ये आज एक अमल में इस्तेमाल होना है। और अब मुझे तुमसे ये पूछना है, क्या अगर ऐसा पॉसिबल है कि तुम अब रात को भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़े तो तुम यहाँ पे मेरे साथ रुक सकते हो? उसने कहा जी मैं अपने घर से पूछूंगा। उसने कहा नहीं, घर से नहीं पूछना, तुम्हें रुकना पड़ेगा। मैंने तुमसे इसलिए नहीं पूछा रुक सकते हो, मैंने तुमसे इसलिए पूछा है कि एक दिन के लिए नहीं, हो सकता है तुम्हें 4 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए मेरे साथ रुकना पड़े तो तुम्हें मसला नहीं होना चाहिए। तुम अपने घर वालों को कह दो दिन सारा तुम घर रहा करो, रात को तुम मेरे पास, तुम अपने घर वालों को ये कहोगे मेरी नाइट ड्यूटी शुरू हो गई है, तो मैं अब रात को काम किया करूंगा, दिन को सोया करूंगा। और ऐसे ही उसने अपने घर वालों को कह दिया कि जहाँ पे मेरी नौकरी हुई है, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे अब मेरी नाइट शिफ्ट शुरू होगी, एक फैक्ट्री है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, दिन को मैं घर में सोया करूँगा और रात को काम किया करूँगा। क्योंकि उसने घर अब पैसे देने भी शुरू कर दिए थे। माँ को उसने कहा था मैं महीने के महीने दिया करूँगा। अब इतना आते जाते उसको टाइम हो गया था कि एक महीने उसने माँ को पैसे भी दे दिए थे। खर्चे के लिए पीर साहब उसको थोड़ा सा अलग से देते थे और महीने के पीर साहब ने उसको दे दिए थे। इस काम के बाद पीर साहब ने उसको कहा कल से तुमने घर बता दिया है, कल से रात के टाइम पे मेरे इस कमरे के अंदर तुम मौजूद होगे। रात के टाइम वो पहुंच गया। पहली रात ऐसा हुआ, पीर साहब ने उसको कहा यहाँ मेरे साथ बैठो और ये छुरी उठाओ, इसके साथ मैं इस तरह दायरा कड़ा लगाऊंगा, तुमने भी इस तरह छुरी का दायरा कड़ा लगाना है, मैं पढ़ता रहूँगा, तुम भी मेरे साथ उस तरह ऊंची आवाज़ में पढ़ते रहोगे, दायरा कड़ा लगा के मेरे साथ बैठ जाओगे। पीर साहब ने छुरी के साथ दायरा कड़ा लगाया, ज़मीन के ऊपर हिसार खींचा और उसके बाद उसको भी छुरी पकड़ाई और कहा जो मैं पढ़ता जाऊँ पढ़ते जाओ। पीर साहब पढ़ते गए, उसने भी उस तरह दायरा कड़ा लगा लिया। और जब वो बैठ गए तो पीर साहब उसको पहले जो एक लफ्ज़ बता चुके थे, इस लफ्ज़ को तुमने पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, जब तक मैं अपना दायरा कड़ा ख़त्म ना करूँ तुमने भी ख़त्म नहीं करना। पहली रात ऐसे ही हुआ। पीर साहब क्या पढ़ते रहे वो नहीं जानता, लेकिन मुसलसल उस लफ्ज़ का वो बार बार पढ़ता रहा जो पीर साहब ने उसको कहा था। यहाँ तक कि तकरीबन 2.5 से पौने 3 घंटे बाद पीर साहब ने जब अपना दायरा कड़ा ऊंची आवाज़ में उसी तरह जिस तरह बंद किया था उसी तरह उसको वापस उल्टा, यानी अगर यूं क्लॉक की तरह उसको सर्कल लगाया था तो उल्टा उसने सर्कल लगा के खोला उस दायरे कड़े को और जो ऊंची आवाज़ में पढ़ा इसी तरह उसको भी छुरी दे के कहा खोलो और पढ़ो। उसने भी पढ़ा और पीर साहब ने कहा अब तुम सोना चाहो तो यहाँ पे सो सकते हो, क्योंकि मैं भी सोने लगा हूँ, तुम्हारी आज का इतना ही काम था। तो वो समझा ये तो बहुत ही आसान काम है, इसमें तो कुछ भी ऐसी रुकावट नहीं, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है।
वो वहाँ पे सो गया। कुछ रातें मुसलसल इसी तरह पीर साहब कुछ पढ़ने के लिए उसको वर्ड बताते और वो वर्ड पढ़ता और वो पीर साहब बैठ जाते। लेकिन एक रात पढ़ने से पहले जब वहाँ पे बैठे तो फिर उसको फरमाइश हुई, कल तुमने फिर से ताज़ा खून लेके आना है। अगले दिन वहाँ पे फिर पहुँचा, उसी तरीके उसने खून हासिल किया और आज जब पहुँचा तो पीर साहब ने उसको कहा, इस खून पे मैं पढ़ूंगा, जब हम दोनों उठेंगे तो इसको एक घूंट भी नहीं, थोड़ा सा कि अंदर तुम्हारे ये खून चला जाए, ज़्यादा तुम्हें अपसेट करेगा स्टमक को, थोड़ा सा अंदर तुम्हारा जाना चाहिए, इसी तरह मैं भी पीऊँगा। उसने कहा ठीक है उस्ताद जी, और वो पढ़ते रहे और जब दायरा ख़त्म हुआ, दोनों का दायरा कड़ा, तो पीर साहब ने उसको थोड़ा सा इस तरह पिया, उसके ऊपर फूंका, उसको पढ़ाई करके उसके ऊपर फूंका, उसको पहले खुद थोड़ा सा पिया, छोटे से बर्तन में था, फिर उसके आगे पेश किया, उसने भी उसको थोड़ा सा पी लिया कि खून उसके अंदर चला गया। वो एक बात पे बहुत खुश था कि जल्द ही मैं अमीर होने वाला हूं, जल्द ही मेरे तमाम ख्वाब पूरे होने वाले हैं। अगले दिन उसको पीर साहब ने कहा, अब तुमने मेरे साथ एक और काम करना है, कल तुम टाइम से जल्दी आओगे। अब तुम रात को आते हो लेकिन कल शाम को ही मेरे पास पहुंच जाओगे। पीर साहब ने उसको अपने साथ लिया। शाम को जब वो पहुंच गया और पीर साहब ने उसको साथ लिया, दरबार, उसके पीछे वो पीर का एक हुजरा टाइप बहुत बड़ा काफ़ी खुला कमरा था, उससे फासले पे एक कब्रिस्तान था। ये काफ़ी पुराना कब्रिस्तान था, इसमें कुछ कब्रें बहुत पुरानी थीं। रात का तकरीबन कोई 10 बजे का टाइम था। पीर साहब जब उसको अपने साथ लेके चल रहे थे तो आज वो हैरान इस बात पे था कि जिस चीज़ को उसने हाथ में पकड़ा हुआ था वो ज़मीन खोदने वाला औजार था। वो समझ गया था कि जिस चीज़ को पीर साहब ने मुझे पकड़ाया है और मैंने इसको कंधे पे रखा हुआ है, हम ज़रूर कोई कब्र खोदने जा रहे हैं। वो डर रहा था, उसको कब्रिस्तान, मुर्दा, कफन, रात की तन्हाई, इस तरह की बातों से डर लगता था। लेकिन पीर साहब के साथ होने की वजह से उसके अंदर हौसला था और वो चलता हुआ पीर साहब के साथ कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। क्योंकि जब तक वो कब्रिस्तान में दाखिल नहीं हुए थे वो भी सोच रहा था कुछ खोदने वाला ये है जो मैंने उठाया हुआ है, कुदाल जो उठाई हुई है, तो हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो समझ गया कि हम कब्रिस्तान में जा रहे हैं। कब्रिस्तान में वो जैसे ही दाखिल हुए तो पीर साहब इस अंदाज में अंदर चल रहे थे जैसे आंखें बंद करके भी वो इस कब्रिस्तान में जा सकते हैं। रोशनी इस वक्त पीर साहब ने की हुई थी, एक छोटी सी टॉर्च उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद झाड़ियाँ थीं, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, जो इस बात का सबूत थी कि काफ़ी अरसे से ये कब्रिस्तान वीरान है, यहाँ पे लोग आते नहीं हैं, झाड़ियों को कोई काटता नहीं है। कब्रें बेतरतीब सी थी, कोई टूटी पड़ी थी, कच्ची थी तो ऐसे थी, उनमें सुराख हुए पड़े थे, बहुत पुरानी कब्रें थी। और अगर कोई ईंटों की भी कब्र थी तो वो भी ईंटें बहुत पुरानी होने की वजह से साइडों पे गिरी हुई थी। जब वो दोनों कब्रिस्तान के अंदर चल रहे थे तो एक कब्रिस्तान का अपना खौफ होता है, जो इस वक्त बशीर के दिल में भी था। वो अपने आप को कब्रों से बचाता हुआ जा रहा था कि उसका पाँव कब्र पे ना पड़े। लेकिन पीर साहब इस अंदाज में आगे जा रहे थे जैसे उनको रास्ता रटा हुआ हो। इस रास्ते पे वो पहली दफ़ा ना आ रहे हों, बल्कि कई दफ़ा इस रास्ते से गुजर चुके हों। उसको परेशानी आ रही थी, यहाँ तक कि उसको कांटे भी किसी जगह पे साइडों से चुभ गए थे। चलते चलते उस रात की तारीकी में जहाँ पे घने दरख्त इस अंदाज में सर फैलाए खड़े थे जैसे कोई बड़ी बड़ी चुड़ैलें वहाँ पे खड़ी हों, जिन हों जो बाजू खोल के खड़े हों, झींगड़ों की आवाज़ आ रही थी। कब्रिस्तान की एक अपनी खामोशी थी और उन कब्रों में लेटे हुए मुर्दे, उसका दिल कह रहा था कहीं कोई मुर्दा बाहर निकल के उसकी टांग को ना पकड़ ले। उसकी खौफ से जान निकली जा रही थी, लेकिन फिर एक सहारा था, पीर साहब उस्ताद जी साथ हैं। वो चलते 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 तकरीबन उस कब्रिस्तान के आखिरी हिस्से की तरफ पहुँचे तो वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा पुराना कमरा बना हुआ था। वो इस अंदाज का कमरा सा था जैसे कोई दरबार के लिए बनाया जाता है, या आजकल भी बहुत सारे कब्रिस्तानों में कोई कब्र बना के उसके इर्द गिर्द 4 दीवारी भी कर दी जाती है और उसकी छत भी डाल दी जाती है, तो वो एक कमरा सा बन जाता है। पीर साहब जब उस कमरे के करीब पहुंचे तो उनके हाथ में टार्च थी। इर्द गिर्द उन्होंने इस अंदाज में देखा जैसे कोई पीछे आ तो नहीं रहा, और जब वो मुतमईन हो गए तो उन्होंने उस कमरे का ताला खोला।
दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुए और उसको आवाज़ दी, बशीर अंदर आ जाओ। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए तो बशीर ने अंदर दाखिल होकर देखा ये काफ़ी खुला, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन एक काफ़ी खुला सा कमरा था, जिसके एक साइड पे कब्र बनी हुई थी, दरवाजे के बिल्कुल सामने कब्र थी और कब्र के साथ वाला जो हिस्सा था वो बिल्कुल खाली था। यहाँ पे एक लाइन के अंदर तकरीबन 4 कब्रें बन सकती थी। ये कमरा इस अंदाज में बना था कि जो इसका दरवाज़ा था वो बिल्कुल कोने पे था, दरमियान में नहीं था, यानी कि जो फ्रंट की उसकी दीवार थी उसके कोने पे दरवाज़ा था और दरवाजे के बिल्कुल सामने कब्र और कब्र के लेफ़्ट साइड पे खाली जगह। पीर साहब ने उसको कहा, ये जो खाली जगह पे निशान लगा के कहा, इसको खोदना शुरू कर दो, जैसे कब्र खोदी जाती है। उसने कहा ठीक है उस्ताद जी, क्योंकि राजदार अब वो बन चुका था, शागिर्दी में आ चुका था, अहदो पैमा हो चुके थे, वादे दे चुके थे एक दूसरे को और वो कस्में भी खा चुका था, हल्फ देख चुका था कि वो गद्दारी नहीं करेगा, ना ही वापस जाएगा, ना ही छोड़ के जाएगा। पीर साहब ने भी उसको बता दिया था कि अगर वो छोड़ के जाएगा तो अपने अमल के ज़रिए उसको मार देंगे। तो इसलिए अब उसको वो सब कुछ करना था। ये तो एक आसान काम था, वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन जब पीर साहब ने कहा यह कब्र खोदनी है तो उसने खोदना शुरू कर दिया। और जब काफ़ी खोद चुका तो पीर साहब ने कहा रेस्ट कर लो, यहाँ तक कि वो जो मट्टी जमा होगी वो भी पीर साहब ने उसको कहा बाहर फेंको। अब ये कब्र खोदने का जो अमल था ये एक रात में मुकम्मल नहीं हो सकता था, तकरीबन वो कह रहा है 3 से 4 रातें लग गई इस कब्र को खोदते हुए। 5वीं रात जो पीर साहब ने फरमाइश की वो बहुत अजीब सी थी। 3 रातों में वो कहते हैं हमने कब्र खोदी और चौथी या 5वीं रात जो बनती है, वो वकील साहब ने जो लफ्ज़ यूज़ किया चौथी या 5वीं, इसलिए मैं भी वही लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से 4 या 5 एग्जैक्ट नहीं कह सकता जो स्टोरी में होता है। जो सीधी कब्र खोद दी गई थी काफ़ी नीचे तक, अब पीर साहब ने कहा इसको साइड पे खोदो। तकरीबन वो कहते हैं 7-8 फुट नीचे हमने ज़मीन में गड्ढा खोदा था, या 10 फुट कह लें, नापा तो नहीं, एक अंदाज़ा था। 7-8 फुट का नीचे जो ज़मीन में गड्ढा खोदा था, उसके बाद पीर साहब ने कहा अब इसकी लेफ़्ट साइड की तरफ, राइट साइड पे तो कब्र थी, लेफ़्ट साइड की तरफ अंदर की तरफ खोदो और इस अंदाज में खोलो कि पहले नीचे की तरफ खोदो और उसके बाद उसको गहरा करो, यानी कि कमरा टाइप बनाना था। पहले यूं सीधी कब्र और कब्र के बाद यूं नीचे, और वो कमरा टाइप बनाना था। कह रहा है मैंने पहले नीचे से ऐसे खोदना शुरू किया और तकरीबन उस कब्र के बराबर जब मैंने खुदाई कर ली तो मुझे पीर साहब ने कहा अब इसके अंदर खोदो। मैं समझ ना पाया कि पीर साहब अंदर कैसे। उसने कहा इसके नीचे की तरफ जाना है, यानी अगर ये कब्र 8 फुट नीचे थी तो अब दूसरी साइड पे 8 फुट के नीचे खुदाई हो रही थी, इस कब्र से भी नीची खुदाई हो रही थी, इतनी कि हम 2 शख्स इसके अंदर बैठ सकें। तकरीबन 2 से 3 दिन इस काम में भी लगे। ये पहली कब्र से मुश्किल काम था, लेकिन जैसे कैसे उसने कब्र खोद ली। जब कब्र खोद ली तो पीर साहब और वो जिस अंदाज में कमरे में बैठते थे उसी अंदाज में पीर साहब आमने सामने बैठकर उसको भी सामने बैठने को कहा और पढ़ाई शुरू कर दी। पहली रात तो ऐसा कुछ खास ना हुआ, उसी तरह जिस तरह वो पढ़ते थे नॉर्मल सा हुआ, वो पढ़ते रहे और उसके बाद वहाँ से वो बाहर आ गए। दिन के टाइम पे वो अपने किसी शागिर्द को या मुरीद को भेज के वो मट्टी वहाँ से उठवा देते थे। साइडों पे मट्टी भी नहीं थी, पता ही नहीं लगता था कि अंदर कोई कमरा है। लेकिन जब वो अगले दिन पहुँचे, जिस रात उन्होंने पढ़ाई की, जिस रात उन्होंने चिल्ला किया उससे 1 रात पहले जब वो पहुँचे तो कमरे के बाहर कोई फट्टा टाइप रख गया था, लकड़ी का बहुत बड़ा फट्टा था। जब वो अंदर दोनों दाखिल हुए तो पीर साहब ने उसको कहा जब हम इस कब्र के अंदर दाखिल होंगे तो इस फट्टे के ऊपर थोड़ी थोड़ी मट्टी डाल दो। और इस फट्टे को उठा के, इतना बड़ा था वो कि कब्र का वो हिस्सा ढांप जाता था, छुप जाता था, ढांपने के लिए थी। वो दोनों अंदर दाखिल हुए और उस फट्टे को कब्र के ऊपर रख दिया कि अगर कोई आ भी जाए, देख भी जाए। दरवाज़ा वो अंदर से बंद कर लेते थे, लेकिन फिर भी फट्टा रखा होता था, उसके ऊपर मट्टी इस तरह पड़ी होती थी कि वो ज़मीन का हिस्सा मालूम होता था, कोई पहचान ही नहीं सकता था, देख ही नहीं सकता था कि नीचे एक कब्र है। और उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई करके पहली रात तो ऐसा कुछ भी ना हुआ, वो वापस आ गए। अगली रात उसको पीर साहब ने कहा कल तुमने मुझे किसी इंसान का गोश्त खून ला के देना है। कल जो हम चिल्ला करेंगे, ये 41 दिन का हमारा चिल्ला है जो हमने करना है। कल तुमने मुझे
एक इंसान का ताज़ा खून ला के देना है जो कल हमने चिल्ले में इस्तेमाल करना है। वो एकदम घबरा गया और परेशान हो गया कि वो इंसान का गोश्त, इंसान का खून कहाँ से लेके आए। लेकिन पीर साहब का ऑर्डर था और उसके दिल में वो जुनून था, वो उसने अमीर होना था। तो वहाँ से जब गया तो सोचता रहा मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। पीर साहब ने कहा था एक रात भी छुट्टी नहीं हो सकती, या मैं काम फौरी तौर पे करना होगा। और वो दिन के टाइम ही पीर साहब के पास पहुँचा और कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, कोई रास्ता ही दिखा दीजिए, मैं कैसे करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो पीर साहब ने उसको कहा मैं तुम्हें बताता हूं, फलां जगह के अंदर एक नशे वाला शख्स बैठा है, उसको कोई होश नहीं होता, वो इस वक्त बेहोश होता है। जब इस वक्त वो बेहोश हो तो तुम जाके उसका खून निकाल देना। अब एक तरह रास्ता था जो पीर साहब ने दिखा दिया। आगे कहा तुम खुद समझदार हो। वो उस जगह पे पहुंचा, उस शख्स को उसने देखा शाम को, वो वाकई वहाँ पे नशा करके बेहोश पड़ा था। तो वो समझ नहीं आ रहा था उसका खून कैसे निकाले, लेकिन डरते कांपते हाथों के साथ आखिर उसने उसकी उंगलियों वाली जगह पे नीचे बर्तन रखा और उसकी 2 उंगलियां बाकायदा काट लीं और उसके अंदर से खून निकलना शुरू हो गया। वो जो नशे में धुत पड़ा था, बेहोश पड़ा था, वो नशे के अंदर भी बड़बड़ाना शुरू हो गया, बोलना शुरू हो गया। तो उसने उसको इस अंदाज में कहा, खामोश कराया, मुंह पे हाथ रखा जैसे कुछ नहीं, और जल्दी से उसके हाथ के ऊपर पट्टी टाइप, कपड़ा टाइप बांध दिया, ताकि उसका खून, इतना कस के बांध दिया कि उसका खून रुक जाए जितना उसको ज़रूरत था, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं चाहिए था, थोड़ा सा चाहिए था, आधे कप के बराबर, जो एक चाय वाला कप होता है आधे कप के बराबर उसने निकाल लिया और उसकी पट्टियाँ कर दी। वो पीर साहब के पास लेके गया और उसी रात भी बैठ के उसी तरह वो वजीफ़ा करता रहा, पीर पढ़ता रहा, और उसके बाद पढ़ते पढ़ते उसी खून पे उसने दम किया और उसको कहा, खुद भी पिया और उसको इशारा किया, उसने भी पिया। 2 रातें वो इसी तरह पढ़ते रहे। फिर एक रात आई जिसमें पीर साहब ने उसको कहा, अब कब्र से एक मुर्दा निकाल के लाओ। उसने पूछा, पीर साहब मुझे कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर ताज़ा मुर्दा है, हड्डियां ढांचा है या क्या है? उसने कहा, पीर ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा ताज़ी कब्र कौन सी है। ताज़ी से मुराद जिसको दफनाए हुए 5-6 महीने हो गए हों। और पीर साहब ने उसको बताया तो उसने कहा, इसके अंदर एक खातून की कब्र है, इसको तुम खोदो और उसके अंदर से कफन में लिपटी उस खातून को निकाल के लाओ। ये एक भयानक काम था, बहुत ही खौफनाक काम था, लेकिन उसको करना था। वापसी का रास्ता नहीं था। अगर वो वापसी का सोचता तो मौत थी, और पीर उसको कभी ना छोड़ता। वो पीर को जान गया था इतने अरसे के अंदर कि बहुत ही सख्त मिजाज है, बहुत ही कम गो है, मुरीदैन का उसका सिलसिला है, उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत ही खबीस इंसान है। शक्ल एक ऐसी बना के बैठा है, अंदर से वो पूरा शैतान है। वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके जान गया था और समझ गया था मेरे पास रास्ता नहीं बचा कि मैं वापस जा सकूं, मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी। पीर ने कहा, समझा दिया, और अब उसका काम था। शाम को पहुंचा और उस कब्र को अब उसने खोदना था और उसमें से उस औरत की मुर्दा जिस्म को निकालना था। जब उसने ऊपर से वो जो ईंटों का बना हुआ था और नीचे से कच्चा था वो सारा खोद लिया, तो उसके बाद उसने ज़मीन खोदना शुरू कर दी। अब जब ज़मीन भी उसने खोद ली और नीचे ईंटों के साथ जिस तरह उसको बंद किया गया था, जब वो पहली कांपते हाथों के साथ ईंट उठाई तो नीचे उसको खूब अंधेरे के अंदर जब उसने टॉर्च मारी तो बोसीदा हो चुका था। मट्टी के अंदर रहने की वजह से वो सफ़ेद रंग का जो कफन था मैला हो चुका था, लेकिन नज़र आ रहा था कि कोई है जो अंदर लेटा हुआ है। उस वक्त उसके दिल ने ऐसा कहा जैसे ये अभी उठी के मुझे पकड़ लेगा, अभी उठेगा और मेरी टांग को पकड़ लेगा, मेरे हाथ को पकड़ लेगा, या जो भी औरत लेटी है मुझे उठ के कहेगी, तूने तो आज इंतहा कर दी। वो बहुत घबराया हुआ था। उसकी आंखों के सामने कब्र की पहली ईंट हटाई जा चुकी थी और मैले कफन के अंदर लिपटी लाश नजर आ रही थी। जहां पीर का खौफ उसके अंदर था, वहीं जुनून था अमीर होने का, तो उसने बाकी ईंटें भी हटानी शुरू कर दी। वो कांप भी रहा था। उसको इतना पता था कि जिस पीर के साथ वो जिस कब्रिस्तान में आता है ये गैर आबाद सा है, कोई आता है, और वो इतना भी जान चुका था ये कब्र भी किसी मुरीदों में से किसी की है, जो उसके मुरीदैन थे पीर के, उसके ही किसी रिलेटिव की है। और उसको पता था यहाँ पे रात के इस पहर कोई नहीं आएगा।
यहाँ तक कि वो जब सारी ईंटें उठा चुका और उसके बाद उसने झांका नीचे, तो वो पूरा कफन में लिपटा जिस्म जो एक खातून का था, अब उसके सामने था। अब ने उसको उठाना था और वो डर रहा था, मैं क्या करूं। पीर साहब वहां पे पहुंच चुके थे। जब उसने उस खातून के डेड बॉडी को नीचे से ऐसे हाथ डाला और ऊपर उठाया, तो वो लरज रहा था, उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसको लग रहा था अभी मेरे ऊपर हमला हो जाएगा, अभी यहाँ से कोई सांप निकलेगा और मुझे डस लेगा, अभी यहाँ से बिच्छू निकलेंगे और मुझे डस लेंगे, या कब्र का जो मैंने अजाब सुन रखा है अभी मेरे ऊपर आ जाएगा और ये चीज़ें मुझे पकड़ लेंगी। धड़कते दिल, कांपते हाथ, लरजते पाँव के साथ, टांगों के साथ उसने जब उस मुर्दे को उठाया तो उसका जिस्म अकड़ा हुआ था। उससे अंदाज़ा होता था जहाँ पे बहुत ज़्यादा बू फैली हुई है जिस्म के सड़ने की, वहीं पे वो अकड़ा हुआ सा जिस्म था। वो हड्डियाँ, वो जिस्म अकड़ चुका था शदीद। उसने मुश्किलों से उसको उठाया, यहाँ तक कि बाहर निकल के उसको खड़ा किया, उसके बाद उसको घसीटा और उसको बाहर ले आया। और जब वो उसी कमरे में लेके गया जो वो बना हुआ था, तो उसके बाद फट्टा हटा के उसको नीचे लेके गया, तो वहीं पे पीर ने उसे कहा, उसके उस्ताद ने कहा, इस कफन को खोलो। वो बहुत घबरा रहा था, वो बहुत डर रहा था, कब्र खोदते हुए, उस मुर्दे को देखते हुए, उस कफन को देखते हुए, उसको उठाते हुए, उसको लेके आते हुए, लेकिन ये उससे भी खौफनाक मरला था कि इसके कफन को खोलो। उसने पीर साहब की तरफ इस अंदाज में देखा जैसे रहम की अपील मांग रहा हो, अब ये काम मुझसे ना कराएं, मैं डर जाऊंगा। तो पीर साहब शायद दूसरी दफ़ा कहने के आदी नहीं थे। उन्होंने आंखें बंद की और पढ़ना शुरू कर दिया इस अंदाज से जैसे मुझे नहीं पता, तुम्हें कह दिया है, बस तुम अपना काम करो, मैं दोबारा नहीं कहता होता। धड़कते दिल, उसकी क्या हालत होगी उस वक्त कि वो कह रहा है मैंने आहिस्ता आहिस्ता उस कफन को खोलना शुरू कर दिया। वो वाकई जिस्म काफ़ी गल सड़ चुका था, अजीब सी उस जिस्म का हाल हो चुका था। मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, उन्होंने मुझे सारा बताया है। वहीं पे उसको पीर साहब ने कहा, दिल वाले मकाम पे जिस्म को खोलो और इसका दिल निकालो। जिसको कफन खोलते हुए इतना डर लग रहा था, क्या दिल खोलना उसके लिए आसान था। लेकिन उस्ताद जी का हुक्म था, उसने फिर भी जिस्म के उस हिस्से को काटना शुरू कर दिया और उसके अंदर से उसने बाकायदा दिल देख लिया। ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसने किसी जिस्म को इस तरह काटा था जिसमें खून का तो कतरा तक नहीं था, वो खुश्क हड्डियों वाला जिस्म था, लेकिन इस तरह उसने काटा कि उसको नज़र आ गया कि ये दिल है या क्या है। तो पीर जैसे जानता था और उसने उसकी तरफ देख के इस तरह गर्दन हिलाई कि हाँ यही बाहर निकालना है, तो उसने उसको हाथ से पकड़ा और उसको छुरी से काट के बाहर निकाल दिया। अब पीर साहब कुछ पढ़ते थे और उस दिल पे फूंकते थे। पीर साहब ने कहा ये मुर्दा यहीं रहने दो, आ जाओ। दायरा कड़ा कर दिया गया और दायरे कड़े के अंदर ही उस दिल को भी रख दिया गया। पीर साहब पढ़ते रहे और उस दिल पे फूंकते रहे, पढ़ते रहे, फूंकते रहे, यहाँ तक कि उस दिल को चबाना शुरू कर दिया, जैसे वो दांतों से उसको चबा रहे हों। ये उससे भी एक खौफनाक अमल था कि एक मुर्दा के जिस्म को निकालना, उसके दिल को निकालना और उसके बाद उस दिल को इस तरह चबाना। और उसके बाद उसको भी दिया बशीर को कि तुम भी इस तरह ये पढ़ने के लिए, जो पहले ही बता चुके थे, वो पढ़ने से बैठने से पहले इसको पढ़ने के लिए बताते थे, उसको चबाने के लिए कहा और अब वो भी बैठा चबा रहा था। आप सोच सकते हैं कितना खौफनाक भयानक मंजर होगा। एक ऐसा कमरा जिसके बिल्कुल सामने एक कब्र है, उस कब्र के साथ एक फट्टा रखा होता है, उस फट्टे को आप हटाते हैं और उसके नीचे दाखिल हो जाते हैं, फट्टे को वापस उस तरह रख दिया जाता है, उस फट्टे के ऊपर मट्टी है कि वो हिस्सा मट्टी मट्टी हो जाता है जैसे कुछ नीचे है ही नहीं। और फिर आप लेफ्ट साइड पर जो खोदी हुई कब्र है उसके अंदर जाते हैं ताकि लाइट भी ना पता लग सके कि यहाँ पर लाइट जल रही है। और दो शख्स दायरा कड़े किए वहाँ पर इस अंदाज में बैठे हैं कि एक के हाथ में दिल है, वो पढ़ता है, फूंक मारता है और उसके बाद उसको चबाता है, दूसरे को इशारा करता है। कफन में लिपटी वो जो लाश है, उसका कफन खुला पड़ा है, वो जगह जहाँ पे उसका दिल था वो जगह भी खाली है, छुरी से उसको काट के इस तरह निकाल लिया गया है। इससे भयानक मंजर क्या होगा। जिस तरह कुछ लम्हे के लिए मैं खामोश हो गया हूँ, इसी तरह उस कब्रिस्तान में खामोशी थी, सिवाय एक झींगड़ की आवाज़ के जो मुसलसल शोर पैदा कर रहा था।
या पीर का वो इशारा जो रोशनी में वो देखता तो हुक्म बजा लाता। वो इसी तरह पढ़ते रहे और इसी तरह दिल को चबाते रहे। जब पढ़ाई मुकम्मल हो गई, दायरा कड़ा ख़त्म किया, तो पीर साहब ने उसे कहा, चलो बाहर। उसने यूं इशारतन देखा मुर्दे की तरफ, जैसे बगैर मुंह से सवाल किए पूछना चाह रहा हो, इसका क्या करना है। तो उन्होंने कहा, रहने दो। और वो दोनों उस्ताद और शागिर्द कब्र से बाहर आ गए। आज जब वो बाहर निकला तो वो बहुत ज़्यादा अजीब सा था कि ज़िंदगी का मैंने एक ऐसा अमल कर लिया है, ज़िंदगी का इतना ख़तरनाक मैंने तजर्बा कर लिया है, एक ऐसा आज मैंने जिसका मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था, प्रैक्टिकली कर लिया है। तो पीर साहब ने उसको कहा, जो कब्र तुमने खोदी थी उसको बंद किया था। उसने कहा, नहीं, मुझे आपके पास पहुंचना था और मैं वो लेके आ गया। तो पीर साहब ने उसको कहा, कल सुबह ही सुबह बंदा यहाँ पे एक फट्टा रख जाएगा और तुमने उसी अंदाज में फट्टा जब ऊपर रख जाए तो उसके ऊपर मट्टी डाल के ईंटें इस अंदाज में रख देनी है कि दूर से पता न लगे, सिर्फ करीब आने पे पता लगे, आएगा कोई भी नहीं। और ऐसा ही हुआ। सुबह वो आया, फट्टा वहाँ पे रखा हुआ था, दूर कहीं उसने वहाँ से उठाया, ऊपर रख दिया, उस फट्टे के ऊपर ही उसने मट्टी डाल दी और इस अंदाज में ईंटें रख दी कि वो छुप गया कि यहाँ पे कोई कब्र भी थी। कब्र का नामो निशान भी नहीं था। अगली रात जब वो कब्रिस्तान के उसी कमरे में दाखिल हुए दोनों उस्ताद शागिर्द, तो आज वो ज़रूर पहले से डरा हुआ था। कल जो वो कर चुका था उसको नींद ही नहीं आई थी, वो रात सारी खौफ में मुब्तला था, वो डरता रहा था, अपने आप से सोचता रहा था, ये मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ऐसे एक अमल को करने जा रहा हूं जो रब के यहाँ इंतहाई नापसंदीदा अमल है, गुनाह कबीरा का आखिरी हद है। लेकिन फिर भी वो जब अगली रात अपने उस्ताद के साथ अंदर दाखिल हुआ तो आज वो डरा हुआ था, आज क्या फरमाइश होती है, आज क्या मुझे करना होगा। फट्टे को अपनी जगह से हटा दिया गया और वो दोनों उस्ताद शागिर्द कब्र के अंदर पहले दाखिल हुए और उसके बाद लेफ़्ट साइड के अंदर बनी हुई जो कब्र थी उसके अंदर दाखिल हो गए। आज वो इसलिए घबरा रहा था, कल उसने कर दिया था जो भी पीर साहब ने कहा था, लेकिन आज जब वो दाखिल हो रहा था तो रास्ते में ही वो खुली हुई लाश, जिसका दिल वाले मकाम के अंदर से दिल निकाल लिया गया था, जिसका कफन भी खुला हुआ था, वो पहले ही आज उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थी। बहुत ही भयानक रात थी जिसमें वो उसने बैठ के ना सिर्फ ये अमल किया था बल्कि अगला सारा दिन वो बेचैन रहा था, तड़पता रहा था, मैं किस रास्ते पे चल पड़ा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। आज भी जब वो बैठे तो उस्ताद ने उसको उसी रोज़ की तरह, जिस तरह उसको पहले समझाता था, आज भी उसने उसको समझाया कि ये तुमने पढ़ना है और ये करना है, लेकिन उससे पहले आज इस मुर्दे का एक और आज़ा निकालना है। और वो इस इंतज़ार में था क्या हुक्म मिलता है जो मैंने बजा लाना है और उस आज़ा को निकालना है। तो आज पीर साहब ने जो उससे फरमाइश की, कहा पहले इसके जो बाल हैं वो काटो। वो उसको बताते गए और वो छुरी के साथ उसी तरह करता गया। उसके बाद फिर एक जिस्म के एक आज़ा की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा इसको काटो। अब वो इतना खुद से भी मजबूत तो अंदर से नहीं हुआ था, भयानक और ख़तरनाक हो चुका था कि जो उसको कहा जाता वो किए जाता था। बाल काटने के बाद उस जिस्म के आज़ा को भी उसने काट दिया और फिर उसी तरीके आज पढ़ाई शुरू हुई और दोनों ने उसी तरह बीच में से जिस तरह दिल को चबाया था उस आज़ा को भी चबाते रहे और पढ़ते रहे। इस रात भी जब अमल मुकम्मल हुआ तो वो दोनों बाहर निकले, फट्टे को अपनी जगह पे रखा, उस कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और बाकी टाइम सुबह होने तक का इंतज़ार करने के लिए वो पीर साहब के ही कमरे में चला गया, क्योंकि उसको पीर साहब ने कहा था अभी घर नहीं जाना, मेरे साथ कमरे में चलो। जब वहाँ पे वो पहुँचा तो पीर साहब ने उसको कहा कि आज रात तुमने इसको वापस
शाम को आके अमल करने से पहले इसको जिस तरह निकाला था कब्र से, इसको वापस अंदर डाल देना है। उसने कहा ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन कल तुम्हारे ज़िम्मे में एक और काम लगाऊंगा, कल ही बताऊंगा, आज मुझे पता कर लेने दो, तुमने वो करना है। उसने कहा ठीक है, और पीर ने कहा जाओ। आज पीर ने उसको फिर कुछ और कैश दिया जो काफ़ी बड़ी रकम थी। जब उसने रकम अपनी जेब में डाली तो वो सब जितनी भी उसके दिमाग में खुमारी थी, टेंशन थी, उसके अल्फाज हैं उस शख्स के जिसका फर्जी नाम बशीर है कि मैं जितना बेचैन था उस कब्र को खोदते हुए, उस कफन को देखते हुए, बाहर निकालते हुए, उसको अंदर लेके जाते हुए, पहले दिन कुछ और किया उस कफन के साथ, खोला, उसका दिल निकाला, दूसरे दिन और किया, वो मैं वाकई एक ऐसी अपने आप से नफरत सी करने लगा था, मैं अपने आप से ऐसा लड़ सा रहा था, बेचैन सा हो रहा था, कुछ फैसले की घड़ी की तरफ जा रहा था कि मैं क्या करूं, इससे तो अच्छा था मैं मर ही जाता, मैं किस रास्ते की तरफ जा रहा हूं। लेकिन जब पीर साहब ने उसको एक बड़ी रकम दी तो उस रकम जैसे ही मेरी जेब में गई तो मैं सब भूल गया, आंखें बंद की और उस नोटों को निकाल निकाल के मैं उसकी खुशबू सूंघता और मैं खुश होता कि क्या ज़बरदस्त इनकी खुशबू है। क्योंकि इन नोटों से मुझे लग रहा था माँ को जो महीने के देने हैं वो अलग से तो मिल ही जाएंगे मुझे महीने में, ये तो एक बड़ी रकम मेरे हाथ आ गई है। तो अब मैं सोच रहा था मैं इससे ये करूँगा, मैं इससे ये करूँगा, मैं इससे ये करूँगा। फिर वो हर बात को भूल गया, यहां तक कि शाम हुई, वो पहुंचा कब्रिस्तान, उसके उस आज़ा को वापस अपनी जगह पे रखा उसने। उस कफन को उसी तरीके लपेटा जब, तो लपेटते हुए उस मुर्दे का हाथ उसको इस अंदाज में टच हो गया और उसको लगा जैसे मुर्दे ने उसको पकड़ लिया और उसकी न सिर्फ चीख निकली बल्कि वो उठ के दूर जा गिरा, ऐसे जैसे उसको बहुत बड़ा झटका लगा हो, करंट सा लगा हो। वो कांप रहा था, वो डर रहा था, वो इस तरह सहमा बैठा था क्योंकि आज उस मुर्दे के हाथ ने उसको पकड़ लिया था। यानी मुर्दे का जो हाथ था, मुर्दे के हाथ ने उसकी टांग को पकड़ लिया था। ये कैसा मंजर होगा, हम सिर्फ सुन रहे हैं, प्रैक्टिकली हुआ। जब वो लपेटने लगा तो मुर्दे के उस हाथ ने उसको इस तरह पकड़ा जिसके वहमो गुमान में भी नहीं था, तो उसने एक जोर से चीख मारी और छलांग मार के दूर जा गिरा। आंखें बंद कर ली और कांपना शुरू हो गया क्योंकि उसको पता लग गया था कि ये मुर्दा उसको मार देगा। उसने जो मुर्दे की बेहुरमती की थी वो मुर्दा अब उसे बदला लेने के लिए तैयार हो गया था और उसने उसका पहला नमूना पेश कर दिया था कि उस जिंदा लाश ने अपने हाथ को आगे बढ़ा के उसकी टांग को पकड़ लिया था। वो कुछ देर डरता रहा, सिसकतियां लेता रहा, अपने घुटनों के बीच में अपने सर को दे के बैठा रहा, जैसे इंसान रो रहा होता है, सिसकियां ले रहा होता है तो अपने घुटनों के अंदर सर को देता है, इस अंदाज में बैठा रहा, इस इंतजार में अभी हमला होगा, अभी हम उठेगा मुर्दा मुझे मारेगा, अभी हमला होगा, अभी मैं मर जाऊंगा। लेकिन कुछ देर तक इसी तरह बैठे रहने से, घबराने से, सिसके लेने के बावजूद भी जब कुछ नहीं हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया और आँख खोली तो देखा मुर्दा उसी अंदाज में ज़मीन पे पड़ा हुआ है। हाँ, उसका वो अकड़ा हुआ हाथ शायद उसके पाँव के साथ, टांग के साथ इस तरह फंस गया था जो उसको लगा कि वो उसका हाथ उसको पकड़ने के लिए आ गया है। असल में वो ऊपर से जो इतना बहादुर बना हुआ था, बहादुर था नहीं, अंदर से तो अभी भी बुज़दिल और कमज़ोर था, डरपोक था। वो ज़रूर निकाल के ले आया था लेकिन उसके अपने अल्फाज हैं, मैं शायद अंदर से अभी भी बहुत ही डरा हुआ और सहमा हुआ था। तो वो इस अंदाज में मैं डर गया उसको लपेटते हुए क्योंकि आज मेरे साथ पीर नहीं था। तो जब वो हाथ मुझे टच हुआ तो लगा मुझे ऐसे कि उसने मुझे पकड़ा है, लेकिन उसने मुझे पकड़ा नहीं था, वो मेरा खुद ही टांग उसको लग गई थी और इस अंदाज में लगी कि मुझे टच हुआ, मुझे लगा उसने मुझे पकड़ लिया है। डरते हाथों के साथ, कांपते हाथों के साथ उसी बाजू को उसने पकड़ा, वापस अपनी जगह पे मुश्किलों से रखा और उसके बाद कफन लपेटा। समझ गया ना ही उसकी आंखें खुली थीं, ना ही उस मुर्दा लाश की कोई और जिस्म की हरकत की थी, कोई और हिस्से ने मूव किया था सिवाय उस हाथ के जो गलती से उसको टच हो गया था और उसकी टांग की वजह से मुड़ गया था हाथ। उसने उसको उठाया, बाहर निकला, फट्टा अपनी जगह पे वापस रखा और लेके उस कब्र की तरफ गया। वहां पे जाके उसी मुर्दे को उसी अंदाज में उसने कब्र के अंदर लिटा दिया।
अब उसको ईंटें उस अंदाज में बनानी नहीं आ रही थी जिस अंदाज में कोई मिस्त्री उस कब्र की ईंटें बना के उसके ऊपर मिट्टी डाल गया था। तो वो परेशान हो गया कि मैं इसको कैसे बनाऊं। तो वो भागता हुआ वहीं छोड़ के, मुर्दा अब कब्र खुली हुई है, मुर्दा नीचे रखा हुआ है, और वो भागता हुआ पीर साहब के पास पहुंचा। और पीर साहब भी हैरान हो गए कि इस वक्त इसका यहाँ पे क्या काम, इसने तो रात को आना था, इसके ज़िम्मे जो मैंने काम एक लगाया था। तो उसने बताया कि आने की ये वजह है। तो पीर साहब ने कहा ठीक है, तुम वहाँ पर पहुँचो, तो मैं कब्रिस्तान के बाहर एक फट्टा में पहुंचा देता हूं। और ऐसा ही हुआ, लकड़ी का एक बहुत बड़ा तख्ता टाइप उसके पास कब्रिस्तान पहुंच गया, और उसको कहा गया इस मुर्दे के ऊपर इसको पहले रखा जाए और उसके बाद मट्टी डाली जाए। यहां तक कि उसने लकड़ी का तख्ता रखा और उसके ऊपर मट्टी डाली और उसको कब्र को बंद कर दिया। उसी तरह उसने ईंटें वगैरह रख दी, कोशिश की इस तरह। उसने कहा, पीर ने कहा ठीक है, बाकी तुम इसको बंद इस तरह कर दो जिस तरह पहले था, बाकी ईंटें वगैरह मैं खुद ही करवा लूंगा किसी को कह के, बस तुम रात की तैयारी पकड़ो। आज रात उस कब्र में सिवाय उस्ताद और शागिर्द के कुछ भी नहीं था, इसलिए वो आज कुछ रिलैक्स भी था कि आज कुछ ऐसा नहीं होना। उन्होंने बैठ के फिर उस कब्र के अंदर जब पढ़ाई आज शुरू की, तो आज बहुत ही अजीब सा उसको उससे पहले जो उसने महसूस नहीं किया था। हर तरफ खामोशी थी, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। आज वो जैसे ही पढ़ना शुरू हुए तो उसने देखा कि उस छोटी सी जगह के अंदर बाकायदा ऐसी आवाज़ें आनी शुरू हो गई जैसे कोई बोल रहा हो, बुड़बुड़ा रहा हो, कुछ कह रहा हो, लेकिन आवाज़ समझ नहीं आती थी, यहाँ तक कि आवाज़ क्लियर थी। उस्ताद ने उसको कहा था कि जो तुम्हें मैंने कहा है सिर्फ वही करते रहना, ये नहीं बताया था कि आंखें खोल के रखना या बंद करके रखना। तो वो आंखें खुली बैठा हुआ था, खोल के देख रहा था। उस्ताद की आंखें बंद थीं, वो रोज़ आंखें खोल के बैठता था, कभी बंद उसने की नहीं थी। तो उसने, क्योंकि वहाँ पे रोशनी तो थी, उन्होंने लाइट तो जलाई हुई थी जो साइड पर रखी होती थी, तो उस्ताद पढ़ रहे थे और आवाज़ें आ रही थी, तो वो अपना पढ़ता रहा, उसने पढ़ना नहीं रोका और इर्द गिर्द देखना शुरू हो गया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। इतनी करीब से आवाज़ थी जैसे उसके सांस लेने की भी आवाज़ आ रही हो, और वो एक नहीं काफ़ी ज़्यादा थे। कभी सांस लेने की आवाज़ लेफ्ट साइड से आती, कभी सांस लेने की आवाज़ राइट से आती, कभी बैक से आती, कभी सामने से आती, और बैक वक्त इकट्ठे भी आती, जिससे अंदाज़ा होता कोई एक नहीं काफ़ी ज़्यादा हैं जो बोल रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे, उनकी सांस लेने की आवाज़ें भी आ रही हैं। वहीं पे उसकी आंखों ने देखा एक सफ़ेद कलर का एक ह्योला टाइप आया, गोल सा था। अंदर जब वो दाखिल हुआ तो बिल्कुल गोल सा, पहले एक बारीक सा जिस तरह लाइन होती है एक सीधी, इस तरह लाइन की तरह वो अंदर दाखिल हुआ और उसके बाद गोल सा हो गया, और उसने उनके दोनों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। ये पहला एक ऐसा मंजर था जो बहुत ही पहली दफ़ा ना सिर्फ वो देख रहा था बल्कि खौफ से उसका बुरा हाल हो रहा था। उस ह्योले ने, सफ़ेद रोशनी जो थी एक ह्योला नुमा, उसने उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाया, और उसके बाद उसकी आंखों ने जो मंजर देखा, 3-4 काले ह्योले थे जो उसके इर्द गिर्द, उस्ताद के पीछे, उसके पीछे, लेफ्ट राइट हर जगह पे मौजूद थे। उनके हाथ इतने लंबे लंबे से थे, वो बैठे हुए थे, लेकिन उनके बैठने का अंदाज ऐसे नहीं था कि उनकी टांगें भी थीं, हाथ ये भी थे, लेकिन सिर्फ ये हिस्सा उनको नज़र आ रहा था कि हाँ उसके हाथ भी हैं, बाकी बाजू, टांगें, ये कुछ भी उसको महसूस नहीं हो रहा था। वो अजीब बेढंगम से थे, गोल से थे, लेकिन सिर्फ हाथ नज़र आने के, और बाकी जिस्म अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा सा अजीब सा जिस्म था, जिसकी ना ही टांगें थीं, ना ही बाजू थे, ना ही सर टाइप कोई चीज़ थी, अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन उसमें से सिर्फ हाथ निकलते थे जो ऐसे महसूस होते थे, जो ऐसे लहरा रहे हैं हवा के अंदर। वो उनको देखता रहा लेकिन पढ़ता रहा, रुका नहीं। और वो जो ह्योले अजीबो गरीब से थे, वहीं पे वो रोशनी आती, थोड़ी देर के बाद चक्कर लगाती, गायब हो जाती, चक्कर लगाती, गायब हो जाती। वो मुसलसल कुछ आवाज़ें जो आ रही थी वो समझ नहीं पा रहा था। उस्ताद भी पढ़ता रहा, वो भी पढ़ता रहा, और एक लम्हा ऐसा आया जो उस्ताद के पीछे खड़ा था वो इतना बड़ा होता गया कि उसका जिस्म कब्र के साथ टच हो गया। लेफ्ट और राइट जितनी कब्र खुली थी उतना ही वो टच हो गया और सीधा छत को जाके लगा, और इस अंदाज में हमला करने के लिए तैयार हो गया कि उसने अपने हाथ को बिल्कुल, उसका जो एक हुलिया था वो एक इंसान से मिलता जुलता हुलिया था, लेकिन वो काला स्याह था, आंखें, मुंह, नाक नहीं था, लेकिन सर महसूस होता था, और बाजू भी, टांगों भी, बाकी अजीब से टेढ़े मेढ़े से थे। वो जब बड़ा हुआ तो वो इस अंदाज में उसके हाथ से आए जैसे वो अभी इस पे हमला करने वाला हो, और उसी लम्हे उसके आंखों ने जो मंजर देखा, वो जो पीछे मौजूद था उस्ताद के, वो वाकई अपनी जगह से उड़ा और इस अंदाज में तेजी से उसके करीब आया कि उसके मुंह से जोर से चीख निकल गई। और जब चीख निकली तो उस्ताद, जिसकी आंखें बंद थी, उसने आंखें एकदम से खोल दी। वो भी इस मंजर के लिए, इस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और उसकी तरफ देखा कि उसने चीख क्यों मारी है।
तो उसी वक्त जो इसके करीब आया था वो शायद उसको सिर्फ डराने के लिए था, आया नहीं था, वो गायब हो चुका था। तो उस्ताद ने हाथ के इशारे से उसको कहा कि पढ़ते रहो, रुकना नहीं है। और उसने फिर जल्दी से पढ़ना शुरू कर दिया। वो अपनी जगह से हिला नहीं था, पढ़ना बंद हो गया था, पढ़ता रहा और जब मुकम्मल हो गया तो उस्ताद ने आज उसको कहा कि तुमने क्या हरकत की है, क्यों चीख मारी और तुमने पढ़ना बंद कर दिया था। अगर मैं उस वक्त कंट्रोल ना करता तो तुम भी मर जाते और मेरी ज़िंदगी को भी खतरा हो जाता। तो उसने बताया कि आज ऐसे 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 हुआ और आपके पीछे ऐसे खड़ा था। उसने कहा तो क्या, अब जो आगे होगा वो इससे भी खौफनाक होगा, इससे भी बड़ा बड़ा बुरा कुछ तो नज़र आएगा। तो इसके बाद अब चीखना मारना ना डरना, ज़्यादा मसला बने तो आंखें अपनी बंद रखना, आवाज़ें आए, कुछ भी आए, तुम्हें कोई टच करे, कुछ भी महसूस हो, तुमने कोई रिएक्शन नहीं देना वरना मारे जाओगे। वो जब वहाँ से बाहर निकले था, आज उसको उस्ताद ने एक ऐसी फरमाइश की जिसके लिए वो वहमो गुमान में भी उसके नहीं था कि आज ये हो सकता है। उस्ताद ने कहा हम वजीफ़े के, हम चिल्ले के बहुत करीब पहुँच चुके हैं, अब एक दो बड़े काम हैं जो हमने करने हैं और उसके बाद हम कामयाबी की तरफ हो जाएंगे, हमें वो मिल जाएगा तुम जो उसका सोच भी नहीं सकते। ये जो आए थे हमारे पास, अभी इनके सरदार ने आना है, ये उसके चेले थे जो हमारे पास आए थे। जब सरदार आएगा तो वो सरदार जब खुश हो जाएगा और हम उसको खुश कर देंगे, फिर वो हमें एक ऐसी जगह का बताएगा जहाँ पे सोने की देग दफन है, और एक नहीं कई देगें दफन है, और वो हम देगें निकालेंगे, उसमें से एक देग तुम्हारी होगी। जब वो देग सोना और ये समझता तो वो अपने आप को ख्यालों में एक अमीर कबीर शख्स देखता। लेकिन साथ ही उस्ताद ने उसको जो फरमाइश की वो इतनी एक अजीबो गरीब, खौफनाक और भयानक थी कि हर लम्हे जो उसको लगता था ये बड़ा भयानक काम है, तो अगली दफ़ा वाला काम उसको उससे भी बड़ा भयानक नज़र आता। क्योंकि उस्ताद ने उसको कहा था मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम्हें एक बच्चे को अगवा करना है, तुम्हें एक कपड़ा और एक शीशी दे दी जाएगी, उसके अंदर कुछ होगा, तुमने उस लिक्विड को उस कपड़े के ऊपर डालना है, और जैसे ही उस रुमाल को बच्चे के मुंह के करीब लेके जाओगे बच्चा बेहोश हो जाएगा, और उसके बाद उठा के उसको तुम मेरे कमरे में ले जाओगे, और उस बच्चे को लेके हम रात को इस जगह पे अंदर लेके आएंगे। एक रात तो हमारे साथ वो अमल में बैठेगा, अगली रात हमने उसकी बलि चढ़ानी है। वो जो सरदार आना है उसको खुश करने के लिए उस बच्चे की हमने गर्दन काटनी है, और उसके गर्दन से निकला हुआ ताज़ा खून उसको पेश करना है, हमने भी पीना है। असल में जितना भी खून होगा वो सरदार को पेश करना है, क्योंकि तुमने वादा किया था तुम ये काम कर सकते हो और तुमने इसका सबूत भी दिया था। तो इसलिए बस तैयार हो जाओ, सोना देग थोड़ी ही दूरी के फासले पे है, तुम उसको हासिल करने वाले हो। लेकिन एक याद रखना, तुम बहुत बड़े अमीर कबीर शख्स बन जाओगे, तुम्हारी बहुत बड़ी कोठी होगी, बहुत बड़ी गाड़ी होगी, एक नहीं कई गाड़ियां होंगी, तुम्हारी नौकर चाकर होंगे, खूबसूरत सी बीवी होगी, खूबसूरत से बच्चे होंगे, अमीर कबीर फैमिली में तुम्हारी शादी होगी, क्योंकि तुम इतने रिच होंगे, बड़े बड़े रिश्ते तुम्हारी तरफ आएंगे। उस्ताद उसको ऐसे ख्वाब दिखा रहा था, क्योंकि उस्ताद ने जो उससे फरमाइश की थी उसको पता था ये डर जाएगा, घबरा जाएगा, करने से इनकार कर देगा, लेकिन साथ ही उस्ताद ने उसको ऐसे ख्वाब दिखा दिए कि फिर वो खौफ जो उसके अंदर आया था वो ख़त्म हो गया। फिर वो ख्वाब देखना शुरू हो गया इमारत के, गाड़ियों के, बंगलों के, बैंक बैलेंस के। उसने कहा ठीक है उस्ताद जी, काम हो जाएगा। शाम के टाइम कुछ जो उनके मुज़ेरे आए हुए थे उनको कहा गया कि कल उनको कहें वो हाज़िरी दें दरबार पे आके। तो ये एक मैसेज था जिसको उसने भी सुन लिया कि मुज़ेरों के ज़रिए फ़लाँ को कहा गया, उस्ताद जी कह रहे हैं तुम्हारे ऊपर सख्तें आने वाली है, फ़लाँ काम होने वाला। पीर साहब ने कहा कि कल ही उनको कहें वो फरमाइश करें और पूरी फैमिली आए मेरे पास। वो एक शायद कोई गरीब फैमिली थी, जैसे ही उनको पीर साहब का मैसेज मिला तो फौरी तौर पे भागते ही शाम की बजाय दिन को ही पहुंच गए। और जब दिन को आए तो उनके साथ एक बच्चा भी था और एक मियाँ बीवी और तीसरा उनका बच्चा था। और पीर साहब ने उसकी तरफ इशारा करके उसको दिखा दिया था कि ये है जिसको तुमने अगवा करना है। उसको कपड़ा और वो शीशी मुहैया कर दी गई थी, बच्चे को खेलने के लिए बाहर भेज दिया गया। मियाँ बीवी को बैठ के पीर साहब अमल करते रहे और सारा कुछ करते रहे। वहीं पे ही उसने उसी तरह किया जिस तरह पीर साहब ने कहा था। कपड़े के ऊपर वो लिक्विड डाला और उसको कहा पीर साहब ने कि अपने मुंह से दूर रखना वरना खुद भी बेहोश हो जाओगे। और बच्चे के करीब गया, बातें करता रहा और उसको बातें करते करते साइड पर ले गया। जब देखा कोई भी नहीं है, आज वैसे भी
आस्थाने पे बहुत कम लोग थे, यहाँ तक कि वो जो चुगा पहने होता था पीर साहब ने उसको भी छुट्टी दे रखी थी। सिर्फ वो मियाँ बीवी और एक वो बच्चा ही था, ज़्यादा लोग नहीं थे, रश नहीं करने दिया गया था आज। और जब बच्चे को उसने कपड़ा सुंघाया तो बच्चा वहीं पे बेहोश हो गया। उसने फौरी तौर पे बच्चे को उठाया और उठा के अंदर लेके गया पीर साहब के कमरे में और उसी जगह पे लिटा दिया जहाँ पे पीर साहब ने कहा था। वो रूमाल, वो कपड़ा भी उसने वहीं पे रख दिया। थोड़ी देर के बाद जब मियाँ बीवी वहाँ से निकले और पूछना, उन्होंने कहा हमारा बच्चा कहाँ है, हमारा बच्चा नहीं नजर आ रहा, बाहर खेल रहा था। तो बच्चा ढूंढते ढूंढते देखा बच्चा कहीं पे भी नहीं है। तो पीर साहब भी ढूंढना शुरू हो गया और जब वो माँ बाप ज़्यादा परेशान हुए तो पीर साहब ने कहा कोई परेशान ना हो, ये हमारे आस्थाने पर आया है, बच्चा हमारी जिम्मेदारी है, मिल जाएगा, आप लोग परेशान ना हो। मैंने जब आपसे कह दिया है, आपके ऊपर सख्त वक्त आने वाला है, क्योंकि मैंने आपका चेक किया था, मुझे लगा था कि आप तीनों मर सकते हैं, तो मैंने इसलिए फौरी तौर पर आपको बुलवा लिया था। वो सख्ती शायद बच्चे पे आ गई, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप अभी जिंदा है ना, मरे नहीं है। मैंने आपका आज आप पे पढ़ लिया है, आपके बाद फिर मैंने बच्चे पे पढ़ना था, क्योंकि सख्त आप पे है और बच्चे पे कम है। लेकिन लगता है वो जो सख्ती आई हुई है वो बच्चे को ले गई है। परेशान ना हो, आपका बच्चा मिल जाएगा, मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूँ, आपने घबराना नहीं है। अगर घबराएंगे तो हो सकता है मेरा जो अमल है वो टूट जाएगा, आप लोग मर सकते हैं। तो पीर साहब ने साइकोलॉजिकली, मेंटली उनको इतना डरा दिया, वो इतने शायद जाहिल और गंवार थे। ऐसे माँ बाप गंवार ही हो सकते हैं जिनको पीर की हर बात पे यकीन आ गया कि वाकई पीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी तीनों फैमिली मर सकती थी, मियाँ बीवी भी मर जाते, बच्चा भी मर जाता। ऐसा अमल, ऐसी सख्ती की गई है कि अच्छा हुआ पीर साहब ने मियाँ बीवी को तो बचा दिया, वो सख्ती बच्चे पे चली गई और बच्चा मिल जाएगा। पीर साहब ने यकीन दहानी करा दी। उदास परेशान वो तो थे, उनका बेटा था, उनकी औलाद तक घबराए हुए थे, लेकिन पीर साहब की बातें नऊज़ बिल्ला सर आंखों पे जैसे खुदा का कोई हुक्म, और वो चले भी गए। पीर साहब ने कहा आपको मैं फ़ौरन बुलवा लूँगा जैसे बच्चा मिल जाएगा, लेकिन ये सख्ती जो है इसको मैंने तोड़ना है, वरना आप दोनों की भी जान जा सकती है। बच्चा जो बेहोश था, आखिर उसने टाइम पे होश में आना था, तो पीर साहब ने कहा इसको उठाओ और इससे पहले कि ये होश में आए उसको वहीं पे पहुंचा दो और इसके हाथ पाँव बांध दो। चीखेगा, कुछ करेगा तो वहीं पे होगा, आवाज़ नहीं आएगी, यहाँ पे किसी को पता नहीं लगना चाहिए। आज वो एक बच्चे को जब वो लेके जा रहा था, एक कफन में लिपटी लाश से भी ज़्यादा उसको खौफ आ रहा था कि एक बच्चा जो जिंदा है और उसके दिल में चल रहा था ये क्या करने जा रहे हैं हम, इसके साथ हमने क्या करना है। और जब बच्चे को वो उस फट्टे को हटा के नीचे उतरा, बच्चे को भी लिया और उस जगह पे जाके उसने लिटा दिया, हाथ पाँव उसके बांध दिए, मुंह पे कपड़ा बांध दिया कि वो चीखे ना, तो वो डर रहा था कि क्या करने जा रहे हैं हम इस बच्चे का। आज उसका ज़मीर उसको झंझोड़ रहा था, वो चुप सा था। बच्चे को लिटा के जब वापस पीर साहब के पास पहुंचा तो पीर ने भी नोट कर लिया कि इसका दिल, इसका दिमाग सोचने पे मजबूर हो गया, फिर ये सोचना शुरू हो गया। तो पीर साहब ने फिर से उसको ख्वाब दिखाने शुरू कर दिया, हमने ये करना है, हमने ये करना है, हमने ये करना है, तुमने अमीर होना है, तुमने दौलतमंद होना है, तुमने यूँ करना है, तुम साहब बन जाओगे, तुम ये बन जाओगे। पीर उसको ख्वाब दिखा रहा था, लेकिन वो कुछ सोचों में गुम था। यहाँ तक कि वो जब रात को बैठे तो वहाँ पर पीर साहब कुछ पढ़ते थे और पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर, उसके पेट पर, मुख्तलिफ हिस्सों पर निशान लगाते थे। बच्चा होश में आया था, लेकिन उसको दोबारा से बेहोश कर दिया गया था, क्योंकि पीर साहब नहीं चाहते थे जिस वक्त वो अमल करें तो उस वक्त वो होश में आए। तो वो उसको पढ़ते थे, उसके पेट पे अजीब व गरीब से कुछ लिखते थे, कोई पाउडर टाइप से था, उसके अंदर से वो उंगली अपनी ऐसे डबोते थे। उसने जो देखा वो अपनी उसको उंगली पे वो लगाते थे, मट्टी टाइप से थी, और उसके जिस्म के ऊपर उसको लिखते थे। वो राख थी शायद किसी की, उस राख के साथ उसके जिस्म के ऊपर वो जो लिखा और जो निशान बनाए थे वो अजीब व गरीब से थे। ना वो इंग्लिश थी, ना वो उर्दू थी, अजीब सी ज़बान थी जो उसकी समझ में नहीं आ रही थी। और पीर साहब, आज वो बच्चा भी उनके दायरे कड़े के अंदर था। वो जो पहले वाली खातून थी वो दायरे कड़े के बाहर थी, बच्चे को उन्होंने दायरे कड़े के अंदर ही रखा हुआ था। वो जो सर्कल बनाया हुआ था वो दोनों का उसके अंदर ही था। पीर साहब वो राख के साथ उसके चेहरे पे, जिस्म पे, उसके कपड़े उन्होंने उतारे हुए थे पीर साहब ने, और उसके जिस्म पे वो बनाते जाते थे। वो सांस लेता बेहोश हुआ वो बच्चा वहीं पे मौजूद था और उसको बना रहे थे। और जब वो वजीफ़ा, वो जो चिल्ला मुकम्मल हुआ और बाहर निकले तो पीर साहब ने कहा कल आखिरी रात है जो हमने बड़ा काम करना है, उसके बाद थोड़ा सा ही 1-2 रातों का काम रह जाएगा। हमने उसको खुश कर दिया तो समझे हम माला माल हो गया। मुझे यकीन है वो खुश है हमसे। बहुत सारी चीज़ें, इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, नहीं इस तरह मैं बताना चाह रहा। मकसर वो जब बाहर वहाँ से निकले तो आज उसका ज़मीर उसको इतना झंझोड़ चुका था कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि आज वाकई हम एक मासूम बच्चे की इस तरह बलि चढ़ा देंगे।
बाकी हम उसको काट देंगे, बाकी उसकी गर्दन को अलग कर देंगे और उसके जो खून निकलेगा वो किसी को खुद भी पिएंगे और किसी को पेश करेंगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सोचते सोचते उसको क्या हुआ, आज वो सीधा घर जाने के बजाय सीधा अपने इलाके के थाने में पहुंचा। और थाने में जाते ही उसने कहा, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा, क्या हुआ है? और उसके बाद उसने जितनी भी स्टोरी थी वो सारी की सारी उनको बता दी। उसी वक्त पुलिस की पार्टी एक उनके साथ गई और वो जो बच्चा जहाँ पे बेहोश पड़ा था वहाँ से बरामद कर लिया गया। उसके बाद पीर साहब को भी और बशीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और जब पीर साहब को गिरफ्तार किया जा रहा था तो पीर साहब बशीर को जो धमकियाँ दे रहा था, वो कह रहा था, मैं बच भी जाऊँगा, मैं वापस भी आ जाऊँगा, लेकिन तुम्हारे साथ वो करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो मैं तुम्हें अमल के ज़रिए मार दूंगा। तो उसने पीर साहब के मुंह पे कहा, पीर साहब मुझे मार भी देंगे ना आप, मुझे खुशी होगी, मुझे कफ़ारा अदा करना है, जो मैंने जुर्म कर लिया है पैसे दौलत और लालच के हवस में, मुझे उसका कफ़ारा अदा करना है। वो बच्चा उनके माँ बाप को बुला के उनके हवाले कर दिया गया। लेकिन अब एक मामला जो था वो था बेहुरमती का। ये एक छोटा केस नहीं था और ये इस बच्चे को जिस तरह लेके गए थे, अगर वो ना बताता तो इस बच्चे को यकीनन वो पीर मार देता। फौरी तौर पे इस केस का फैसला हुआ और खामोशी के साथ ही इस केस को बहुत जल्दी के साथ फैसला इसलिए सुना दिया गया क्योंकि लोगों तक जब ये कहानी पहुंचती तो बेहुरमती की बात पे लोग और जुनूनी हो जाते। शायद कानून से पहले वो लोग उस पीर साहब को और उसको अपने हाथों से मार देते। तो उन्होंने कोशिश की कि इस केस को बजाय हाईलाइट होने के जल्दी से इसका फैसला कह के उनको सजाएं दे दी जाए। और ऐसा ही हुआ, उन दोनों को इबरतनाक सजा दे दी गई। वकील साहब का कहना है कि जब आखिरी लम्हात में मैं बशीर से मिलने के लिए गया, उसको कम सजा हुई थी, पीर साहब को शदीद हुई थी, सजाए मौत और उम्र कैद की सजा। तो जब मैं उससे मिलने के लिए गया था, उसने मुझे सारी बैठ के कहानी सुनाई थी और वो चाहता था कि उसको भी पीर के साथ फांसी दे के लटका दिया जाए, उम्र कैद ना दी जाए, क्योंकि वो खुद से पहुंचा था और वक्त से पहले उसने उस बच्चे को बचा दिया था। लेकिन पीर साहब तो मारने ही चले गए थे ना, मार ही दिया था उन्होंने अपनी तरफ से, तो वो तो उसने बचा लिया। लेकिन उसके दिल में जो एक बोझ सा था वो उसने वकील के सामने बैठ के सारी कहानी शुरू से लेके एंड तक बता दी थी। शायद ये उसने पुलिस को भी इतना डिटेल से नहीं बताया था जो वकील साहब को बताया। वकील साहब का कहना यह है, मैंने जब उसकी कहानी सुनी तो मैं खुद भी अजीब सा हो गया और उससे पूछा, ये तुमने इतना कैसे कर लिया और क्यों किया? तो उसने कहा, आपको कहानी सुनाने का मतलब ये, मेरे दिल में बोझ सा था, मुझे अच्छे लगे थे, आपने मेरा केस भी अच्छी तरीके से लड़ा है और आप मेरे सरकारी वकील थे, तो मैं सिर्फ ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि पैसे की हवस इंसान को क्या से क्या करा देती है। मैं ऐसा था नहीं, ऐसा बन गया। दौलत, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब हासिल करने के लिए मैंने सारी हदें अबूर कर ली। शायद मुझे ना ताने मारे गए थे, अगर मुझे ताने ना मारे जाते तो मैं इतना बड़ा कदम ना उठाता। शायद उन तानों ने भी मुझे इस कदम को, अगर मैं कोशिश कर रहा था, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, नौकरी की भी कोशिश कर रहा था, कभी मिल न जाती, लेकिन हर मोहल्ले वाला, रिश्तेदार, माँ बाप मुझे इस तरह के ताने मारते कि मैं तंग आ गया था। तो उससे अच्छा था मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता। लेकिन ख्वाब जो मुझे चाहते थे कि मैं हासिल करूं, उन ख्वाबों की वजह से मैं ज़िंदा था कि मैंने ये सारी दौलत हासिल करनी है, वहीं पे लोगों के तानों ने मुझसे ऐसा करवा दिया। वो बहुत रोया, बहुत रोया। पीर साहब, वकील साहब कहते हैं, मैं फिर वहाँ से घर वापस आ गया। काफ़ी अर्सा मेरा वहाँ पे जाना ना हुआ और काफ़ी अरसे के बाद मैं जब उस तरफ चक्कर लगा तो मैंने कहा उसकी खैरियत ही मालूम कर लूँ। बहुत टाइम गुजर गया था, मुझे काफ़ी साल गुजर गए थे। मैं वहाँ गया तो पता लगा पीर साहब को तो लटका दिया गया था, वो काफ़ी बीमार हो गया था, वो चुप सा हो गया था, वो खाता भी नहीं था, किससे बात भी नहीं करता था, वो बहुत अजीब सा हो गया था और वो भी इस फ़ानी दुनिया को छोड़ के सफ़र आखरत की तरफ चला गया। लेकिन सबका कहना यह है वो आखिरी लम्हों में वो बहुत नमाजी, परहेजी हो गया था, कोई किसी से नहीं बोलता था, हर वक्त अपना ज़्यादा टाइम इबादत में गुजारता था।
रोता बहुत था। अक्सर रात को सोए होते थे और इबादत कर रहा होता, वो गिड़गिड़ा रहा होता, दिन होती रात होती वो गिड़गिड़ा रहा होता था, वो अपने रब से माफ़िया मांग रहा होता। वो बहुत बदल गया था, यहाँ तक कि उसने खाना पीना छोड़ दिया था, उसका तमाम फोकस उसकी इबादत की तरफ था। जब वो बीमार हुआ उसको हॉस्पिटल में भी वहाँ पे दाखिल करा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद वो बच ना सका और इस दुनिया से चला गया। तो मुझे जब वकील साहब ने ये कहानी भेजी और मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा इस कहानी को सुनाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि एक खौफनाक कहानी है। कहानी को सुनाने का मतलब ये इसमें दो फॉल्ट हैं। एक तो ताने जो माँ बाप रिश्तेदार दोस्त यार मानते हैं, जिसके बाद इंसान नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है, और दूसरा वो ख्वाहिशात जिनकी तकमील के लिए इंसान किसी हद को भी चला जाता है। तो इस कहानी का मकसद ये है, एक नसीहत कि कभी भी किसी को ताने मत मारे, उस शख्स को स्पेशली जो कोशिश भी कर रहा हो। अगर एक कोशिश नहीं कर रहा वो तो एक और शख्स है, वो तो हड हराम है, लेकिन बशीर शायद कोशिश कर रहा था, हड हराम नहीं था। उसको तानों ने बहुत जिच कर दिया और ऊपर से उसके जो ख्वाब थे उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो इस हद को चला गया। लेकिन शायद माँ बाप उससे प्यार से सलूक करते, उसको ताने ना मारते, तो शायद वो इस हद तक भी ना जाता। तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा वकील साहब ने आपके सुनने वालों को मेरी तरफ से एक मैसेज दीजिएगा, बच्चे जब जवान हो जाते हैं और काम ढूंढने की कोशिश करें तो उसको इस तरह हर वक्त ताने मत मारा करें, वरना बच्चे हो सकता है अपनी जान खुद से अपने हाथों से ख़त्म कर दे। क्योंकि बशीर को ये ना नज़र आता तो हो सकता है वो अपनी जान खुद ले लेता, लेकिन उसको रास्ता ऐसा मिल गया तो वो उस रास्ते की तरफ चल पड़ा। उम्मीद है आज की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। आप भी, मैं अगर आप कहेंगे वकील साहब के पास और भी काफ़ी कहानियाँ हैं, अगर आप कहेंगे मैं उनसे और भी कहानियाँ इस तरह की तो नहीं है, मिलती जुलती होंगी, हॉरर सी कह रहे हैं, मतलब जो एक ऐसे लोगों की होती हैं जिन्होंने ज़िंदगी में इतना खौफनाक किया होता है कि सुन के भी डर लगता है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपकी फरमाइश पे वकील साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जी और भी कहानियाँ मुझे सेंड करें ताकि मैं आप लोगों को सुना सकूं। और आप लोग भी मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं, आपकी भी कहानी को मैं साथ साथ प्रोग्राम में लाजमी शामिल करूंगा। उर्दू में या इंग्लिश में आप मुझे लिख के भेज सकते हैं कहानी को, रोमन उर्दू में लिख के भेजिए, रोमन इंग्लिश में लिख के भेजिए, या फिर आप मुझे वॉइस मैसेज भी कहानी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। लेकिन वॉइस मैसेज एक ही हो, छोटे छोटे मैसेज ना हो, एक ही लंबा वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें, या फिर आप मुझे कहानी को लिख के भेजें, लेकिन उसके लास्ट में वॉइस मैसेज हो या लिखा हुआ हो, आखिरी एक लफ्ज़ उर्दू में या इंग्लिश में स्टोरी लाजमी आप लोगों ने लिखना है। इंशाल्लाह मैं उसको अपने इसी प्रोग्राम में शामिल करूँगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, पाकिस्तान से बाहर वाले पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे +923136655500। रिपीट कर देता हूँ, +923136655500। और जो पाकिस्तान में डायरेक्ट मिलाएंगे 0313665500। इंशाल्लाह आपकी स्टोरी को भी मैं इसी में शामिल करूंगा। सो आज की स्टोरी से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं, इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप हमेशा आपका हामी और नासिर हो। और इस कहानी की कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो बहुत ही भयानक थी, वो मैंने बीच में से निकाल दी हैं। वकील साहब की इजाज़त है कि नहीं ये बहुत ही खौफनाक है, इसको मैं बीच में से निकाल रहा हूँ, उसको मैंने इसलिए निकाल दिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।